अब आगे सब लोग शॉपिंग मॉल आ गए थे और सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे। वंश और अथर्व लोग जेम्स सेक्शन में थे और ललिता जी और लक्षिता लेडीज सेक्शन में। लक्षिता अपने लिए एक ड्रेस चूज कर उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बाहर गई। वह रूम में जाकर दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी अचानक कोई दरवाजे को धकेलकर अंदर घुस गया और दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। लक्षिता थोड़ा सा हड़बड़ा गई, लेकिन अपने सामने अक्षत को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अक्षत उसे देखकर बोला, क्या हंस क्यों रही हो? जानती भी हो कितनी मुश्किल से और बाकी तीनों को चकमा देकर आया हूँ यहाँ पर, और ऊपर से तुम्हारी थानेदार नीमा बड़ी चौक करना है वह भी। उसकी बात सुनकर लक्षिता हंसते हुए बोली, तुम ना एक नंबर के फाटू हो, तुम सबसे अच्छा तो अर्थ है, ब्रेवनेस कूट कूट कर भरी है उसमें। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही बैव है कमीना, एक काम करता हूँ उसे ही हमारे बारे में बता देता हूँ, वह अंकल से हमारी शादी की बात आराम से कर लेगा और अंकल भड़केंगे भी नहीं। उसके बाद सुनकर लक्षिता बोली, यह सब बातें छोड़ो, अभी यह ड्रेस देखो अच्छी लग रही है ना मुझ पर? तो अक्षत ने देखा तो वह एक नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन था जिसमें लक्षिता बहुत सुंदर लग रही थी। अक्षत ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, बहुत ज्यादा खूबसूरत मन तो कर रहा है, अभी तुमसे शादी कर लो और जल्दी से अथर्व की इच्छा पूरी कर दो। लक्षिता पहले तो चाहक उठी अपनी तारीफ सुनकर, लेकिन अर्थ की इच्छा वाली बात सुनकर उसने अक्षत की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह बोला, मेरे प्यारे छोटे शहजादे, अर्थ ने मुझे भतीजे की डिमांड कर दी है, वह भी इसी साल में। उसकी बात सुनकर लक्षिता के चेहरे पर शर्म और हया से लाल हो गया और बोली, क्या उसे भतीजी की खुजली कहाँ से हो गई? उसकी बात सुनकर अक्षत हंसते हुए बोला, उसके घर में है ना, उसके बड़े भाई की बेटी कियारा 2 साल की है, शायद बहुत ही प्यारी है बच्ची है, अर्थ को मैंने उसी के साथ सबसे ज्यादा खुश देखा है उसे घर में। तो लक्षिता बोली, पहले पापा से बात तो करो फाटू, फिर देना अपने भाई को भतीजी। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, ठीक है, मैं कल ही माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और फिर बोला, अच्छा अभी जल्दी से किस दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तो लक्षिता बोली है, यहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत है, ना कि किसकी, जाओ इधर से वरना पापा से कहकर जेल में डलवा दूंगी। उसकी बात सुनकर अक्षत ने उसे झटके से ऊपर उठाया और एक किस करके नीचे रख दिया एक फूल की तरह, और वहां से चलते बना। वही पीछे लक्षिता उसके ऐसा करने से हैरान रह गए और सामने लगे मिरर में अपने आप को घूरने लगी कि क्या उसमें जरा भी वजन नहीं है। वही बाहर ललिता जी अपने लिए साड़ी देख रही थी, वह साड़ी लेकर पीछे घूमी तो वह किसी से टकरा गई। उन्होंने सॉरी बोलते हुए सामने देखा तो वह रोहिणी थी, उनका सॉरी उनके मुंह में रह गया। तभी उनकी नज़र रोहिणी के पीछे गई तो अर्थ की दादी को छोड़कर घर की सारी लेडीज वहां मौजूद थी। तभी दूसरी तरफ से अथर्व मामा करते हुए आए और बिना किसी को देखे ललिता जी से बोला, माँ ये देखिए, ये कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहा हूँ ना, कमाल धमाल। तो ललिता जी सुमन को दिखाते हुए बोली, अच्छा लग रहा है, पर तभी उन्होंने ध्यान से देखा और फिर बोली, यह क्या है आदि पुत्र, फिर से काले कपड़े उठा लाया तू? नहीं नहीं, तेरे पास सारे कपड़े काले ही है, आज अगर तूने एक भी काला कपड़े लिए तो मैं तेरे लिए पराठे नहीं बनाऊंगी कभी। उनकी बात सुनकर अथर्व का मुंह हैरानी से बड़ा हो गया। तभी लक्ष्य भी वहां आते हुए बोला, अर्थ देख व्हाइट ब्लेजर पर कैसा लग रहा है। तभी उसकी नज़र अपनी मां के गुस्से से लाल चेहरे पर पड़ी और फिर अर्थ के घर वालों पर। वही अथर्वा ने अभी तक ठाकुर परिवार को नहीं देखा था। जब वह लक्ष्य की तरफ घुमा तब उसकी नज़र रोहिणी और बाकी सब औरतों पर पड़ी तो वह उन्हें इग्नोर करते हुए लक्ष्य से बोला कि अक्षत कहाँ है, काफी देर से दिख नहीं रहा है वह। तभी लक्ष्य ने अक्षत को आते देखा तो उसकी तरफ उंगली करते हुए बोला, वो रहा। अथर्व भी पीछे मुड़ रहा तो अक्षत वह लेडीज स्टाइल रूम की तरफ से आते देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। तभी पीछे से लक्षिता भी एक ड्रेस हाथ में लेकर आए और बोली, माँ मैं अपने लिए ड्रेस ले ली है, अब चलिए आपके लिए साड़ी ले लेते हैं। इतना सुनकर ललिता जी लक्षिता के साथ वहां से चली गई तो वही लक्ष्य भी बोला, मुझे भी ये पसंद है तो मैं और कुछ देख लेता हूँ, और इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। अक्षत भी आगे बढ़ने लगा तभी अथर्व ने ही उसकी हाथ पकड़ ली और उसे घूरते हुए बोला, तू लेडीज ट्रायल रूम की तरफ क्या कर रहा था? अथर्व की बात सुनकर अक्षत से कपकाते हुए बोला, वो हाँ, वह माँ का फोन आया था, तुम्हें बात करते हुए उधर चला गया, जब ध्यान आया कि मैं कहाँ हूँ तो जल्दी से इधर आ गया। चल अब जल्दी से मैं तेरे लिए कुछ पसंद कर लेता हूँ, जब देखो तब ब्लैक कलर ले लेता है, भगवान ने दुनिया में और भी रंग बनाया है। ये कहते हुए अक्सर उसे आगे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। वही सुमन और राधा भी सबके साथ मिलकर शॉपिंग करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जेंट्स सेक्शन में राकेश, आदित्य, आयुष, अखिल और रंजीत भी पार्टी के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने वंश और अमन को वहां पर कपड़े देखते हुए देखा, उन दोनों की भी नज़र उन पर पड़ी तो दोनों ने उन्हें हेलो किया। तभी अक्षत अथर्व को लेकर वहां आया और हर रंग के कपड़े उसके ऊपर लगा लगा कर देखने लगा। आदित्य और आयुष ने उन्हें देखा तो उनके अंदर जलन की भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि अक्षत उन दोनों की जगह था ये सब उन्हें करना।
चाहिए था। तभी वंश भी 2-3 जोड़ी जूते उठा लाया और अथर्व को ट्राई करवाने लगा। राकेश भी कनक्यों से उन्हें देख रहा था। तभी रंजीत जी उसे धीरे से बोल, देखिए भैया, एकदम राजकुमार वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है लड़के को। मेरे दोनों भतीजे कितनी बुरी तरह से चल रहे हैं। उसके दोस्तों को देखकर राकेश ने आदित्य और आयुष की तरफ देखा तो आयुष के हाथ में जो कमीज थी, आयुष ने उसे हाथों उसे मसल कर उसकी स्त्री खराब कर डाली थी। वही आदित्य तो अक्षत को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। सब लोग शॉपिंग कर रहे थे। तभी अथर्व ने एक वाइट शर्ट और ग्रे ब्लेजर फाइनल कर दिया तो अक्षत बोला, ये ग्रे कलर, इसमें और ब्लैक में ज्यादा फर्क नहीं है। अथर्व जो अब बुरी तरह से परेशान हो गया था, वह चिढ़ते हुए बोला, बस बहुत हो गया कि ब्लैक नहीं है तो इतना ही काफ़ी है। अपने थक गया हूँ मैं तो चला फूड कॉर्नर में, तुम सब भी अपने कपड़े खरीद लो और वहीं आ जाना। इतना कहकर अथर्व वहां से भाग गया। वही अक्षत ने 1-2 और सूट अर्थ के लिए लिए और बोला, सुनो, मैं सब अथर्व के सब चीज़ों का पेमेंट में कर दूंगा। तो वंश बोला, नहीं, जिसने उसके लिए जो भी लिया है वह उसकी पेमेंट खुद करेगा। और तू अक्षत, उसकी जिद पर वह तुम्हारे साथ रहता है लेकिन उसे पर हक हम सब का भी है। उनकी बात सुनकर अक्षत हंसते हुए बोला, हाँ तो मेकअप मना कर रहा हूँ, वह हम सब का ही छोटा भाई है, बस मेरा थोड़ा ज्यादा है। उसकी बात सुनकर पहले तो बाकी तीनों ने मुंह बनाया और फिर हंसने लगे। फिर सब लोग वापस से शॉपिंग करने लगे। आदित्य और बाकी सब उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब फूड कॉर्नर में बैठे लंच कर रहे थे। ठाकुर परिवार भी वहीं पर बैठा लंच कर रहा था। राकेश और बाकी सब आ जाते दिन की छुट्टी करके आए थे। आद्य उनके साथ नहीं थी, वह अस्पताल में ही थी। उसके लिए आरती ने खुद कपड़े खरीद लिए थे। लंच करके अथर्व वहीं से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां जाकर वह डॉक्टर डेविड से मिला। बातें करते हुए उसे शाम हो गई थी। वह वहां से जाने के लिए निकला ही था कि वह गाड़ी लेकर अस्पताल के पास ही एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने जाने लगा। तभी उसे आध्या को किसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा तो उसने गाड़ी रोक दिया और उसे रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया और आध्या को घूरने लगा। वही आध्या अथर्व की मौजूदगी से अनजान उस मंत्री के बेटे के साथ बैठी नूडल्स खा रही थी और वह मुन्ना उसे खाते हुए देख रहा था। आध्या आज फिर उसके रास्ता रोकने से परेशान हो गई थी। आज उसने भी आर पार करने का सोच लिया था लेकिन उसे भूख भी लगी थी क्योंकि उसने लंच भी नहीं किया था, तो इसलिए वह उसके साथ रेस्टोरेंट में आ गई और पेट पूजा करने के बाद कुछ एक्शन लेने का सोचा। वही वह लड़का मुन्ना खुश हो रहा था ये सोचकर कि आध्या शायद उसे पट गई है। दूसरी तरफ अथर्व दूसरी टेबल पर बैठा बस आध्या को घूरे जा रहा था। तभी उसकी घड़ी की रेल लाइट जल उठी। अथर्व डेविल से बोला, देखा डेविल, ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं, ये तो पहले से ही किसी और के साथ सेट होकर उसके साथ बैठी खाना खा रही है। उसकी बात सुनकर डेविल ने कुछ नहीं कहा बल्कि अथर्व के चेहरे के भाव सख्त होते चले गए। डेविल अथर्व पर हावी हो चुका था। तभी सामने का नजारा देखकर वह खुश हो गया। वही आध्या जो चुपचाप नूडल्स खा रही थी, मुन्ना उससे बोला, जान तुम्हारा नाम क्या है? मैं आज ही अपने पापा को तुम्हारे बारे में बता दूंगा ताकि वह हमारी शादी की बात तुम्हारे घर में कर सके। ये कहकर उसने आध्या के एक हाथ जो टेबल पर टिश्यू पेपर उठाने के लिए आया था वो पकड़ लिया और उसे सहलाने लगा। आध्या के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसने अपनी पलकें उठाकर डार्क एक्सप्रेशन से मुन्ना को देखा। वह जिस फोक से नूडल्स खा रही थी उसने वह तेजी से मुन्ना के उस हाथ में घुसा दिया जिससे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुन्ना दर्द से छटपटा आने और चीखने लगा। मुन्ना के दोस्त जो दूसरी टेबल पर बैठे मजे से सब देख रहे थे वह तेजी से मुन्ना की तरफ बढ़ गए और यह सब देखकर अथर्व बहुत खुश हो गया। उसने आध्या का एक एक मूव नोटिस किया था। तभी उसने देखा मुन्ना आध्या को चिल्लाते हुए बोला, ये लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उसकी बात सुनकर आध्या ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे सेट हो गई? शक्ल देखी है आपने, एकदम गंदे जैसी दिखती है। उसकी बात सुनकर मुन्ना गुस्से में बोला, ये लड़की जानती भी है किससे क्या बोल रही है? तो आध्या ने कहा, नहीं जानती और क्यों जानूं, इतने दिनों से मेरा दिमाग खा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा नूडल्स खा लूं फिर तुम्हें देखती हूं, लेकिन मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत का से कि तूने गेंडे डॉक्टर हूँ, जान बचाना भी जानती हूँ और जान लेना भी। अगर दोबारा मुझे देखा भी ना तो अपनी औजारों से शरीर के साथ साथ आत्मा भी चलने कर दूंगी तेरे, अब भाग इधर से। उसकी बात सुनकर मुन्ना गुस्से में आगे बढ़ा ही था तभी पूरे रेस्टोरेंट में एक सिटी की आवाज गूंज गई। सबके साथ साथ आध्या ने भी उसे तरफ देखा तो अथर्व खुशी से सिटी मार रहा था। अथर्व उछलते कूदते हुए आध्या के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, वह क्या मजा चखाया है तुमने इसे डार्लिंग, वरना मेरा तो न होने वाला दिल ही बैठ गया था कि कहा इसने तुम्हें सेट तो नहीं कर लिया, लेकिन तुम्हारा डायलॉग सुनकर तो डेविल के साथ साथ में भी तुम्हारा फैन हो गया। उसकी बातें सुनकर आध्या ने उसके पेट में एक मुक्का मारा तो अथर्व अपना पेट मसलने लगा। आध्या उसे देखकर बोली, तुम यहाँ बैठकर चिड़िया मार रहे थे, मेरी हेल्प ही तो कर सकते थे ना? तो अथर्व ने कहा, मुझे लगा तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बस इसलिए मैं दूर से ही देख रहा था, बट डोंट वरी,
अगली बार से ये तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखेगा। चलो अब हमें पार्टी के लिए जल्दी जाना है। इतना कहकर वह आध्या को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए बोला। वही आध्या ये कहते हुए उसके साथ निकल गई कि वह अपनी गाड़ी से जाएगी। वही मुन्ना की नज़र सिर्फ अथर्व और आध्या के हाथ पर थी, जिन्हें दोनों ने ही ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे पति पत्नी हो। उसने गुस्से में वह मैच पलट दी और रोनी से बोला, इस लड़की का पीछा करो और पता लगाओ ये कहाँ रहती है। तो रोनी अथर्व की गाड़ी का पीछा करने लगा। अथर्व ड्राइवर को गाड़ी ले जाने को बोला और आध्या को अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी साथ घर लेकर चला गया, जहां रास्ते में वह उसे भगाकर शादी करने के लिए मना रहा था। वही आध्या अथर्व की बातों पर बाहर से चिढ़ जाती और अंदर से खुश होती। उसे अथर्व का साथ अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिलहाल वह जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती थी। वही अथर्व की नज़र अपने पीछे आती गाड़ी पर बराबर बनी हुई थी। उसे तो पहले से ही शक था कि आध्या का पीछा किया जाएगा, तभी तो वह उसे अपने साथ लेकर आया था। उसने मुन्ना को सबक सिखाने का सोच लिया था। वह दोनों घर के बाहर पहुंचे तो रोनी ने उन्हें रुकते देखकर तेजी से गाड़ी मुड़ ली और वापस चला गया। अथर्व ने अपनी गाड़ी अंदर लगाए और आध्या से बोला, तुम अंदर जो, मैं जरा गार्ड से कुछ बात करके आता हूँ। ये कहकर अथर्व तुरंत घर के में गेट से बाहर निकल आया और उसे गाड़ी को ढूंढने लगा जो उनके पीछे आ रही थी, लेकिन अब वह कर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अथर्व के गार्ड उसके पास आ गए। उनमें से एक बोला, क्या हुआ सर, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, हवेली के बाहर अगर कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे तो तुरंत उसे उठा लेना। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने हमें सर हिलाया तो अथर्व अंदर घर में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो थोड़ी बहुत सजावट से ही घर जगमगा रहा था। मोहन जी हाल में ही थे और मीनल जी कैटरिंग वालों से बातचीत कर रही थी। वह अथर्व को देखकर उससे बोली, अर्थ बेटा जाकर तैयार हो जा। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, दादी अपने पति को अच्छे से समझा दीजिएगा, इस पार्टी में मुझे सिर्फ अथर्व के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाए। अगर उन्होंने कोई भी एक्शन किया तो उसका रिएक्शन भी इन्हें इसी पार्टी में दूंगा मैं। उसकी बात सुनकर मीनल जी उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो अथर्व वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था, साथ में कुछ मीडिया वाले भी आए हुए थे। रंजीत और राकेश दोनों ही मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। आदित्य, आयुष और अखिल भी सबसे मिल रहे थे। आरती अपने कमरे में कियारा को तैयार कर रही थी। राधिका, रीति और आध्या भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। आध्या एक साइड में खड़ी हुई थी, तभी उसने देखा उसके पापा राकेश के साथ अंदर आ रहे थे। ये देखकर आध्या खुश हो गई। तभी उसने अपनी सौतेली माँ और भाई को उनके पीछे आते हुए देखा तो उसकी सारी खुशी चली गई। वह ऊपर आरती के कमरे में उसे अपने पापा के आने के बारे में बताने चली गई। उसके लिए सौतेली माँ और भाई के साथ साथ उसके पापा ने भी उसे जाते हुए देख लिया। फिर वह लोग मोहन जी और मीनल जी से मिलने चले गए। आध्या के भाई समीर की नज़रें थोड़ी थोड़ी देर में राधिका और रीति पर भी जा रही थी। कुछ देर बाद आरती भी किया को गोद में उठाकर नीचे आ गया। आध्या उसके साथ नहीं थी। आदित्य भी बाहर से अंदर आया और आरती के घर वालों से मिलने लगा। उसने एक बार समीर को गौर से देखा, जिस वजह से समीर थोड़ा आशाय हो गया और उसने अपनी नज़रें काबू में कर ली। राकेश सबसे मिल रहा था कि तभी उसने आलोक मेहता को अपने परिवार के साथ आते हुए देखा। वह जल्दी से उनके पास पहुंचा। अखिल ने भी उनके पैर छुए और सबसे बात करने लगा। वही आयुष को राकेश ने घर कर देखा तो आयुष ने भी उनसे मिलने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मोनिका भी सबसे हंस हंसकर मिली। उसकी नज़रें सिर्फ अथर्व को ढूंढ रही थी। आयुष से उसे पता चला कि यह पार्टी अथर्व को सबसे मिलवाने के लिए ही रखी गई है। पार्टी में म्यूजिक स्लो वॉल्यूम में चल रहा था, तभी म्यूजिक की आवाज़ तेज हो गई और स्पॉटलाइट दरवाजे पर पड़ी। सबने देखा वहां पर वंश, लक्ष्य, अक्षत, अमन और लक्षिता फुल टशन में अंदर आए। मोनिका ने वंश और उसके दोस्तों को वहां देखा तो वह थोड़ा हड़बड़ा गई, पर तभी वह कुछ सोचते हुए नॉर्मल हुई। लक्षिता और अथर्व के दोस्त मीनल जी और मोहन जी से मिलने लगे। वंश को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे ही देख रहा हो, इसलिए वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने मोनिका को, राकेश और बाकी सबके साथ देखा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अथर्व की कही हुई बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। वह समझ गया था कि क्यों अथर्व कल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था मोनिका को लेकर। वही अक्षत और बाकी दोनों मीनल जी से अथर्व की चुगली कर रहे थे और उन्हें हंसा रहे थे। तभी अक्षत वंश से कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ा तो देखा बस लगातार एक तरफ देख रहा है उसने और उसके साथ साथ
सभी दोस्तों ने उसकी नज़र का पीछा किया तो मोनिका को देखकर वह लोग भी हैरान हो गए। उन्हें मोनिका की तरफ देखते हुए देखकर मीनल जीवन पांचों को लेकर वहीं चली गई और उन्हें उस मिलवाते हुए बोली, बच्चों इससे मिलो, यह है रागिनी अखिल की होने वाली मंगेतर और यह मोनिका आयुष की होने वाली मंगेतर। उनकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी मोनिका उन सभी को देखकर बोली है, तुम सब लोग यहाँ, वैसे बहुत खुशी हुई तुम सबको इतने टाइम बाद देखकर। उसकी बात सुनकर वह चारों थोड़ा हैरान हो गई है कि मोनिका इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है। तभी उसकी बात सुनकर राकेश जी बोले, मोनिका बेटा क्या तुम इन सब को जानती हो? उनकी बात सुनकर मोनिका कुछ बोलती तभी वंश बोला, जी अंकल एक्चुअली हम सब और यह क्लासमेट थे, बस इतना ही जानते हैं हम इसे। तभी रंजीत जी बोल, मोनिका फिर तो तुम अर्थ को भी जानती होगी? तो मोनिका वंश को तिरछी स्माइल दी और बोलिए, अंकल मैं उसे भी जानती हूँ। वंश और बाकी सब ने उसे घूर कर देखा। तभी डीजे पर शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाली धुन बज उठी। सबने ऊपर देखा तो अथर्व ग्रे कलर के 3 पीस सूट में कर उठाते हुए नीचे आ रहा था। उसने दोनों हाथ जेब में डाले हुए थे और एकदम हीरो की माफिक चल रहा था। सब लोग आंखें और मुंह फाड़कर उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि राकेश और आलोक भी उसे आते देखकर मोहन जी को आदित्य व्हीलचेयर से हाल के बीच में ले गया। अथर्व जाकर उनकी साइड में खड़ा हो गया। मोहन जी अथर्व को सबसे मिलवाते हुए बोले, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ मेरे पोते की वेलकम पार्टी में आए हैं। यह अथर्व मेरे बड़े बेटे राकेश की सबसे छोटी संतान। उनकी बात सुनकर अथर्व मुंह फाड़ते हुए बोला, छोटी नहीं चौथी संतान दादाजी। अथर्व की बात सुनकर जहाँ सब मेहमान हैरान हो गए वहीं राकेश गुस्से में अथर्व को घूरने लगा। वही अक्स जल्दी से अथर्व की तरफ भागा और उसके हाथ को पकड़कर सबसे बोला, मैं इसका दोस्त हूँ। और फिर हंसते हुए बोला, इसे मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। अथर्व राकेश की तरफ देखा और फिर हंसने लगा। आदित्य ने भी पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया तो अथर्व ने उसे घूरा तो आदित्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे आंखों से ही चुप रहने को बोला। उसकी बात सुनकर अथर्व चुपचाप खड़ा हो गया। मीडिया वालों ने उसकी कुछ तस्वीरें भी ली। तभी एक मीडिया वाला एंकर बोला, मिस्टर अथर्व क्या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? उसको सवाल सुनकर ठाकुर परिवार हैरान हो गया। वहीं अथर्व ने उसे घोड़ा और बोला, जी नहीं मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। तभी वह एंकर वापस बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको राजनीतिक पार्टी में किसी नेता के साथ देखा हुआ है, बस मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे एंकर को आंखों से ही गुर्राते हुए बोला, आप यहाँ पर बस मोहन ठाकुर के छोटे पोते की न्यूज़ कवर करने आए और मुझे लगता है न्यूज़ में छपने के लिए आपके पास मेरी तस्वीर भी है, तो अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए। अथर्व को मीडिया से ऐसी बात करके देखकर सब लोग सॉफ्ट हो गए। वहीं अमन और लक्ष्य ने अपना सर पीट लिया। वंश अथर्व को खींचते हुए वहां से ले जाने लगा और बोला, सॉरी एवरीवन, प्लीज आप सब बुरा मत मानिए। और वह अथर्व को खींचकर वहां से गार्डन में ले गए। राकेश भी गुस्से में उसके पीछे जाने लगा तो मोहन जी उससे बोला, सबका ध्यान अथर्व पर से हटाने के लिए आयुष और अखिल के एंगेजमेंट करवाओ। राकेश ने बाद में अथर्व से बात करने का सोचा और फिर बोला, आप सबको हमने यहाँ एक और खुशखबरी देने के लिए भी बुलाया है। आज मेरे बेटे आयुष और मेरे भतीजे की सगाई भी है जो थोड़ी देर में शुभ मुहूर्त पर होगी, इसलिए आप सब एंजॉय कीजिए। ये कहकर वह रोहिणी के पास गया और उसे सगाई की तैयारी करवाने के लिए कहा। तभी आलोक उससे बोला, राकेश जी आपका छोटा बेटा तो थोड़ा टेढ़ा लगता है लेकिन है बड़ा हिम्मती, जो सरेआम मीडिया को धमका रहा है। उसकी बात सुनकर राकेश कुछ नहीं बोल पाया। फिर आलोक अपनी बीवी से बोला, पल्लवी की सगाई का सामान गाड़ी में है। फिर अपने बेटे ऋतिक से बोला, जाओ बेटा सामान लेकर आओ अपनी माँ के साथ। तब उसकी बीवी और बेटा वहां से चले गए। मोनिका का पूरा ध्यान उसे तरफ था जहां वंश और उसके सारे दोस्त अथर्व को लेकर गए थे। वह भी हैरान थी अथर्व का बिहेवियर उसके घर वालों के साथ देखकर। उसने राकेश और आदित्य के फेशियल एक्सप्रेशन देखे थे। वह सच में घूम थी क्योंकि वह अथर्व को अक्षत के छोटे भाई के रूप में ही जानती थी। वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन में अक्षत और वंश अथर्व को समझा रहे थे तो अथर्व बोला, ठीक है अब मैं चुप रहूंगा। वह लोग दोबारा अंदर आ गए जहां अब सगाई की तैयारी करवाई जा रही थी। इस बार अथर्व की नजरें मोनिका पर पड़ गई। उसने वंश को एक लूट दिया और मोनिका की तरफ बढ़ गया जो सीडीओ के पास खड़ी थी। वह सब बातों से अनजान बनकर मोनिका से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मोनिका, बड़े टाइम बाद तुमसे मिला, वैसे अच्छा है अब तुम्हारी चॉइस कुछ बेहतर लगी मुझे। वंश और अक्षत अथर्व के साथ चिपक कर खड़े थे ताकि वह कोई कारनामा ना कर दे। वंश ने अथर्व की बात सुनकर उसकी कमर में मुक्का मारा। वहीं मोनिका को यही गलतफहमी हो गई कि अथर्व के गुस्से की वजह से शायद उसकी हरकतें वंश और बाकी सब ने अथर्व को नहीं बताई है। अब तो वह सबसे बेवकूफ़ होकर अथर्व से बात करने लगी। वहीं उसके दोस्तों को समझ नहीं आई कि अथर्व क्या करने की सोच रहा है।
सबसे अलग आध्या अपने कपड़े चेंज करके नीचे आ रही थी। पहले उसने सिवलेश चोली वाला लहंगा पहन रखा था जिसमें उसकी गोरी बाजुएं और कमर दिख रही थी। आध्या ने काफी लोगों को खुद को घूरते देखा था और अब तो उसका भाई आ गया था, इसलिए उसने ग्रे कलर का लॉन्ग गाउन पहन लिया था जो अनजाने में अथर्व के सूट से मैचिंग हो गया था। वह साड़ियों से नीचे उतरने लगी तो मोनिका से बात करते हुए अथर्व की नज़र उस पर पड़ी तो अथर्व का मुंह खुल गया, जो कि उसके दोस्तों ने भी देखा और साथ में मोनिका ने भी। उसने आध्या को देखकर गुस्से में अपनी मुठिया भिंच ली। आध्या की ड्रेस का कलर देखकर तो वह गुस्से से लाल ही हो गई। सब लोग आध्या को ही देख रहे थे, वही आध्या खुद को ऐसे गिर जाने से नर्वस फील कर रही थी। 2-3 सीढ़ियों ही बाकी थी जब वह अपने गावन में उलझकर आगे गिरने लगी तो अथर्व ने जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। आदित्य और आरती भी उसी तरफ दौड़े, तभी अथर्व अपनी मस्ती वाले मूड में आ गया और आध्या को छेड़ते हुए बोला, अरे यहाँ से क्यों, खुद ही तुम ऊपर से ही सीधा कुछ जाते तब भी मैं तुम्हें कैच कर लेता। फिर आगे मटका दिए हुए शरारती अंदाज, मेरे से क्या बात है, मैचिंग ड्रेस लगता है। हसीना मान गई उसकी बात सुनकर आध्या और उसके दोस्तों के साथ साथ आदित्य और आरती का भी मुंह खुला रह गया। वही मोनिका बेहद ही नफरत से आध्या को घूर रही थी। आरती ने आसपास देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। तभी आदित्य बोला, आध्या तुम ठीक तो हो। उसके बाद सुनकर आध्या ने अथर्व को घूरते हुए कहा, मुझे नीचे उतरो, सब देख रहे हैं। उसके बाद सुनकर अथर्व भी ज्यादा परेशान ना करते हुए आध्या को नीचे उतार दिया और उसी तरफ चला गया जहां ड्रिंक बन रही थी। वही एक साथ वंश से बोला, ये लगता है लड़का फिसल ही गया। वो हंसकर मोनिका को देखकर बोला, आकाश की सचमुच में फिसल ही जाए, लड़की है भी उसकी टक्कर की। उनके बाद सुनकर मोनिका गुस्से का घूंट टपी कर रह गई। तभी उसकी माँ उसे सगाई के लिए लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरतिया आध्या को लेकर अपने पापा के पास आए। आते ने अपने पापा को नमस्ते किया तो उसके पापा वहां से मुंह फेर कर चले गए। ये देखकर आध्या का चेहरा उतर गया। तभी उसकी सौतेली माँ उस पर ताना कसते हुए बोली, तुम्हें शराबी शर्म नहीं आती यहाँ लड़कों की बाहों में झूलते हुए। तब उसका भाई समीर बोला, माँ इसका तो काम ही है हैंडसम और पैसे वाले लड़कों पर डोरे डालना। आध्या ने गुस्से में उसे घूरा। तभी आरती बोली, समीर और माँ आप दोनों को उससे ये पूछना चाहिए कि उसे कहीं चोट तो नहीं आए, लेकिन आप लोग उसे पर ताने कस रहे हैं। खैर आप लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, बस यहाँ पर कुछ भी मत बोलिए, ये ससुराल है मेरा। तभी उसकी सौतेली माँ उससे बोली, आरती तुम देखा नहीं तुम्हारा देवर क्या कह रहा था। तो आरती बोली, माँ प्लीज अथर्व को मजाक करने की आदत है, ऐसे ही मजाक को मेरे साथ भी करता है तो इसका मतलब मैं भी गलत ही हूँ। वैसे भी आपने उसे अपना समझा ही कब है। आरती इतना कहकर वहां से रोहिणी के पास चली गई। वही उसकी सौतेली माँ कूट कर रहे थे। अथर्व पार्क काउंटर पर जाकर बैठ गया। पार्टी में सभी लोगों को देखने लगा। तभी अथर्व के पास डॉक्टर रमेश आ गए और बोले, तुमने मुझे पहचाना। उनकी बात सुनकर अथर्व उस तरफ देखने लगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही गुस्से स्वभाव वाले खतरनाक बच्चे हो जो हर किसी को सिर्फ मारने दौड़ा करता था। उनकी बात सुनकर अथर्व उन्हें घूरने लगा। तभी वंश, अमन और लक्ष्य उनके पास आए और अथर्व को देखकर बोले, अर्थी कौन है। तो अथर्व रमेश को देखकर बुलाए, वही पागल डॉक्टर है जो बचपन में मेरा इलाज कर रहा था। डॉक्टर रमेश का मुंह बन गया। वही उसके सारे दोस्त हंसने लगे। तो अमन बोला, क्या यार, और किसी को तो बख्श दे। वह सब बातें कर रहे थे। तभी रंजीत आलोक मेहता को वहां लेकर अथर्व से मिलते हुए बोला, मिस्टर मेहता यह है मेरा छोटा भतीजा अथर्व, कल से यही मेरी जगह ऑफिस जाया करेगा और मेरा सारा काम संभालेगा। और हाँ, डियर इंडस्ट्रीज से जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह भी यही संभाल लेगा। उनकी बात सुनकर मिस्टर मेहता ने सिसरी नजर अथर्व पर डाली जो उसे बहुत ही ज्यादा गौर से घूरे जा रहा था। उन्हें उसे वैसे भी चिढ़ हो गई थी क्योंकि वह डियर कंपनी के साथ चल रहे प्रोजेक्ट को अकेले हड़पना चाहता था। राकेश को भी उसने इसी प्रोजेक्ट के लिए फंसाया था और भी वजह थी जो सिर्फ वही जानता था। तभी आयुष और अखिल की सगाई का मुहूर्त शुरू हो गया। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को रिंग पहनावाए, सपना तालियां बजाई। सिर्फ अथर्व को छोड़कर वह सब कुछ बड़ी गहरी नजरों से नोटिस कर रहा था। उसकी बात नाच गाना शुरू हुआ। अथर्वानी इधर उधर देखा तो अक्षत और लक्षिता दोनों गायब थे। उसने जल्दी से फोन निकाला और अक्षत को फोन मिला दिया तो अक्षत ने फोन उठाया और बोला, अर्थ में लक्षिता को लेकर घर जा रहा हूँ। उसने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी और हाँ वह सब ठीक है, बट कपड़े गंदे हो गए थे मैं बस उसे लेकर आ गया, तू सब संभाल लेना। उसकी बात सुनकर अथर्व तुरंत गार्डों को फोन करके अक्षत की गाड़ी पर नजर बनाए रखने के लिए कहा जो वह पहले ही कर रहे थे। उसके बाद अथर्व और उसके सारे दोस्तों ने डांस शुरू किया। उनकी यारी देखकर सब लोग उन्हें सराह रहे थे। वहीं कुछ को जलन हो रही थी। अथर्व ने आध्या को भी अपने साथ डांस में घसीट लिया। एक पूरे गाने पर दोनों ने खूब मस्ती की।
अथर्व को आध्या के साथ खुश देखकर जहां उनके दोस्त बड़े खुश थे, वहीं आरती और घर के सभी लोगों दोनों के केमिस्ट्री देखकर हैरान थे, क्योंकि दोनों ही जब देखो तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते थे और आज ये दोनों ऐसे नाच रहे हैं जैसे उनसे ज्यादा गहरी दोस्ती किसी की ना हो। अथर्व की आध्या के साथ डांस की वीडियो वंश ने उसकी तीनों माँ को भेज चुका था और साथ में हैशटैग में लिखा हुआ था, मुबारक हो आपकी बहू मिल गई। वहीं कुछ लोग इसे देखकर खुश जरा भी नहीं थे, जैसे समीर आध्या की सौतेली मां मोनिका और राकेश भी। राकेश आध्या को कुछ खास पसंद नहीं करता था, वह बस आदित्य के कहने पर ही उसे अपने घर में रखने को तैयार हुआ था, क्योंकि आध्या एक डॉक्टर थी और मोहन जी को हर टाइम ट्रीट कर सकती थी और उन्हें घर पर ही ट्रीटमेंट मिल जाए, बस इसलिए उसने आध्या को वहां रहने दिया था। पार्टी बिना किसी जा मिला की निपट गई थी, जरूर थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, लेकिन आयुष और दक्ष की सगाई में सब कुछ कवर हो गया और सब मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। कुछ देर बाद वंश भी लक्ष्य और अमन को लेकर वहां से चला गया। मोनिका भी अपने परिवार के साथ वहां से जा चुकी थी। अब सिर्फ घर के ही लोग रह गए थे, तो राकेश अथर्व से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मीडिया वालों के साथ बदतमीजी करने की? अगर उन्होंने न्यूज़ में कुछ भी ऐसा वैसा छापा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, क्या गलत बोला? मैंने उन्हें जिस काम के लिए बुलाया था सिर्फ वही करते, क्यों मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वह सब? तभी राकेश बोला, और वह चौथी संतानें जो था। तभी अथर्व उसकी आंखों में जागते हुए बोला, क्यों क्या नहीं हूँ मैं? एक्चुअली में एक शब्द जोड़ना भूल गया था, चौथी अनचाही संतान, या फिर कहो सिर्फ आपकी हवस का नतीजा। उसकी बात सुनकर राकेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए अथर्व पर हाथ उठा दिया, जिसे अथर्व ने बीच में ही रोक लिया। उसकी घड़ी की रेल लाइट जल उठी, जिस पर सबका ध्यान गया। राकेश ने अथर्व की आंखों को बदलते हुए देखा, जी का रंग गहरा हो चुका था। राकेश ने अथर्व की आंखों को बदलते हुए देखा, जिनका रंग गहरा हो चुका था। अथर्व के अंदर से डेविल गुर्राते हुए बोला, मेरे अर्थ पर हाथ मत उठना राकेश ठाकुर, बना जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर राकेश के साथ साथ पूरा ठाकुर परिवार पूरी तरह से चौंक गया। तभी अचानक अथर्व को एकदम से होश आए तो उसने जल्दी से राकेश का हाथ झटक दिया। उसने देखा तो उसकी दादी और सब लोग उसे हैरान परेशान नजरों से देख रहे थे, तो वह अपनी नजरें चुराने लगा और फिर वह बार काउंटर से एक बियर की बोतल उठाया, तेजी से वहां से छत पर चला गया। वहीं पीछे सब लोग परेशान हो गए थे। राकेश मीनल जी और मोहन जी से बोले, ये सबसे झूठ बोल रहा है, ये ठीक नहीं हुआ है माँ, इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, उसकी आंखों में मैंने देखा है कि आज भी वही है। उसकी बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। अथर्व छत पर गुस्से से इधर से उधर रहा था और वह डेविल से बोला, यह क्या किया तुमने डेविल, तुम बाहर क्यों आए? सबको शक हो गया है कि तुम आज भी मेरे साथ हो, आप सबको पता चल जाएगा। एक बार फिर से डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलवा देंगे और भी न जाने क्या क्या। उसके बाद उसका डेविल बोला, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जब उसे आदमी ने तुम पर हाथ उठाया। तुम कुछ दिन शांति से निकालो, एकदम नॉर्मल, इसमें सबका साथ दूर हो जाएगा और इस राकेश से तो दूर ही रहना, वरना फिर मुझसे मत कहना कि तुमने क्या किया। उसके बाद सुनकर अथर्व ने हमें सर हिलाया और फिर बियर की बोतल मुंह से लगाकर एक सांस में खाली कर दी और फिर नीचे अपने कमरे में आकर सो गया। वहीं नीचे जहां सब लोग सिर्फ सखी था कि अथर्व के अंदर डेविल है या नहीं, क्योंकि रोहिणी के टाइम भी वह अथर्व कैसे था देख चुके थे। वहीं राकेश को पूरा विश्वास था कि अथर्व के डेविल को अपने अंदर छुपाकर सबको अपनी ठीक होने का विश्वास दिलाया है, यहां तक कि उसने अपने दोस्त और उनके परिवार को भी धोखे में रखा है। उसने अपनी बातें रोहिणी के सामने रखी तो रोहिणी बोली, मुझे पता है कि वह ठीक नहीं हुआ है, उसे दिन मैंने भी यह सब महसूस किया था उसकी, जब मैं मांझी कैसे कहकर घर पर रुक गई थी, जिसे उसे खाना देने के बहाने ही सही में उसे थोड़ा बहुत बोल लूंगी। तब मेरे मुंह से बेटा सुनकर वह बहुत गुस्से में आ गया था, यहाँ तक कि वह हमला करना चाहता था मुझ पर। उसने अपने अंदर के शैतान को काबू किया हुआ था जबरदस्ती, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तभी वंश ने कहा था कि शायद वह हमसे इतनी नफरत करता है कि उसे हमारे प्यार भी अब जहर की तरफ फिल होता है, इसलिए मैंने फैसला किया था कि भले ही वह मुझसे दूर रहे पर खुश और ठीक रहे, और आप भी उसे दूर रहा कीजिए। कुछ ही महीने हैं मेरे पास उसे जी भर के देखने के लिए, उसके बाद तो वह चला ही जाएगा यहाँ से। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी और राकेश कुछ नहीं बोल पाया। रोहिणी ने भी दूसरी तरफ करवट लेकर अपने आंसू साफ कर लिए। अगली सुबह अथर्व जल्दी उठ गया था, बाकी दोनों की तरह वह आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। नाश्ते के टाइम पर ही वह कमरे में से बाहर निकला। उसने ब्लैक जीन्स और टी शर्ट पर एक प्लान ब्लेजर डाला हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ लोगों से घूर रहे थे, लेकिन अथर्व एकदम नॉर्मल होकर अपनी खुशी खींचकर बैठ गया। तो
रंजीत उससे बोला तुम तो कह रहे थे कि तुम आज से ऑफिस जाओगे। तो अथर्व बोला हाँ तो जाऊंगा मैं आपके ऑफिस। तो रंजीत बोला पर तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मतलब तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। उनकी बात सुनकर अथर्व ने ही खुद को देखा और फिर बोला क्या खराबी है इन कपड़ों में, अच्छा तो लग रहे हैं, मुझे सूट वगैरह पहनना पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही रहूंगा। रंजीत राकेश को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा जो शांति से नाश्ता कर रहा था। तो मोहन जी बोले ठीक है तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। नाश्ता करके अध्या अपने हॉस्पिटल जाने लगी तो अथर्व उससे बोला है नाव्या सुनो। उसकी बात सुनकर सब ने उसकी तरफ देखा तो आद्या अथर्व को उंगली दिखाते हुए बोली मैं तुमसे पहले भी कहा है मेरा नाम मत बिगड़ो वरना। ये कहकर अध्या अपनी बैग से एक कैसे निकाली और बोली ये देख रहे हो इसे क्या हाल करूंगी तुम्हारा ही, तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर अथर्व हंसते हुए बोला इसे क्या होगा, तलवार निकाल लेती, खैर यह डॉक्टर डेविड को दे देना। अथर्व ने एक पेन ड्राइव उसे देते हुए कहा और उसके बाद वह आदित्य की गाड़ी के पीछे ही ठाकुर अम्पार जाने के लिए निकल गया। अथर्व कंपनी से बाहर अपनी गाड़ी रोका तो एक गार्ड उसके पास आए तो अथर्व ने देखा कि ऑफिस के बाहर भी करणवीर जी के गार्ड्स खड़े हैं। उसका दिमाग घूम गया और वह उसे गार्ड से बोला तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी जो यहाँ से। उसकी बात सुनकर वह गार्ड बोला सॉरी सर लेकिन हमें आपके ऑर्डर सर ने का ऑर्डर सर ने दिया है। उसकी बात सुनकर अथर्व को बहुत ज्यादा चुल मचे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसने गाड़ी की चाबी उसे दी और चारों तरफ एक नज़र मारकर उसे बिल्डिंग के अंदर चला गया जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ठाकुर इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। अथर्व अंदर आया तो सामने आदित्य खड़ा था। वह उससे बोला अथर्व मेरे साथ आओ मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर अथर्व बिना कुछ बोले उसके साथ चल दिया। स्टाफ के सारे लोग अपने डेस्क पर बैठे अपना काम कर रहे थे। वह अथर्व को देखकर सब लोग आपस में को सिर्फ फसर करने लगे, स्पेशली गर्ल्स। वह तो उसे देखते ही लड्डू हो गई थी उसे। पर आदित्य अथर्व सब से मिलते हुए बोला हेलो एवरीवन, ही है मेरा छोटा भाई, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और अब वापस आकर हमारे साथ हमारे इस कंपनी को नई ऊंचाई पर लेकर जाने में हमारी मदद करेगा। उसकी बात सुनकर सभी स्टाफ मेंबर्स ने तालियां बजाए अथर्व को वेलकम करने लगे। वही अथर्व की भौहें तंग गई थी आदित्य की बात सुनकर। वह कुछ बोलना चाहता था तभी स्टाफ की एक लड़की उठकर अथर्व के पास आकर बोली हेलो सर, वह मुझे आपसे कुछ कहना है। अथर्व के साथ साथ आदित्य ने भी उसे लड़कियों को देखा तो वह बोली सर आप आदित्य और आयुष सर से भी ज्यादा हैंडसम है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने आदित्य की तरफ देखा और फिर वापस उसे लड़की को देखकर बोला मैं ये बात जानता हूँ, वैसे तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आई लाइक यू। कहकर अथर्वा ने उसे आंख मार दी तो सभी लड़के को और लड़कियों के साथ साथ आदित्य का मुंह भी खुल गया। वही वह लड़की शर्माते हुए बोली थैंक यू सर। तभी आदित्य उससे बोला मिस अनामी अपने काम पर फोकस कीजिए और आप सब भी। फिर वह अथर्व से बोला और तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह अथर्व का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। वही राकेश और आयुष दोनों ही राकेश के केबिन में थे। उन्होंने भी केबिन से बाहर निकालकर यह सब देखा था। आयुष ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वही राकेश भी बड़बड़ाते हुए बोला बदतमीज कहीं का, यह ऐसा है तो न जाने वह लोग कैसे होंगे जिन्होंने इसे ऐसी परवरिश दी है। आयुष अपने मन में बोला जो भी हो हम सबसे ज्यादा अच्छे से अपनी जिंदगी जीता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अथर्व को एक केबिन में लेकर आया। तभी अथर्व ने उसका हाथ झटक कर छोड़ दिया और बोला ये हक तुम ही नहीं है तो दोबारा इतने हक से मेरा हाथ पकाने की हिम्मत भी मत करना, समझे। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला तुम कुछ भी कहो, किसी भी अपना मान लो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा रहूंगा और यह छोड़ो वाली हरकतें यहाँ मत करो, पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद सुनकर अथर्व बोला मैं यहाँ रंजीत ठाकुर की जगह पर काम करने आया हूँ, तुम्हारे बाप की पसंद या नापसंद में मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं उसकी पसंद से नहीं चलूंगा। मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकता, समझे। तो दोबारा अपने आप की दोस्त मुझे मत दिखाना। अब सीधे से वह प्रोजेक्ट की फाइल जहाँ भेजो जिन्हें वह कर रहे थे और किसी और को ही भेजना, बेवजह मुझे अपनी शक्ल दिखाकर इरिटेट मत करना। इतना कहकर अथर्व रंजीत की कुर्सी पर बैठ गया। वहीं आदित्य भी खींचकर वहां से चला गया। आयुष और अखिल दोनों ही उसे बहुत इज्जत देते थे लेकिन अथर्व इज्जत तो दूर की बात हो उसे तमीज से भी पेश नहीं आता था। कुछ ही देर में 2-3 फाइल्स लेकर रंजीत की सेक्रेटरी अंदर आई। उसने अथर्व को हेलो बोला और चली गई। अथर्व भी वह फाइल उठाकर पढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह बोर हो गया और उठकर केबिन से बाहर निकल गया। लगभग 11 बजे थे जब आयुष आदित्य की केबिन से बाहर निकला। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि अथर्व सुबह वाली एम्प्लॉयज के डेस्क पर लटका हुआ था और उसके सामने लड़कियों का झुंड में अपनी कुर्सी पर बैठी हुई उसे हंसकर बोल रही थी। आयुष जल्दी से वापस अंदर आया और आदित्य से बोला भाई देखो बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद सुनकर आदित्य बोला क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। तो आयुष बोला भाई बाहर अथर्व देखिए क्या कर रहा है।
अथर्व का नाम सुनकर आदित्य जल्दी से खड़ा हो गया। वह जल्दी से बाहर निकल आया और उसने भी सामने का नजारा देखा तो आयुष से बोला, तुम पापा के केबिन में जाओ और उन्हें बाहर मत आने देना, इसे मैं देखता हूँ। सारे लड़के अथर्व के साथ गपशप करने में लगी थी, तभी पीछे से आदित्य को आगे देखा तो वह सब फटाफट अपने डेस्क पर चली गई। उन्हें ऐसा करते देखकर अथर्व बोला, है क्या हुआ, तुम सब भाग क्यों गई? उसकी बात सुनकर आदित्य पीछे से बोला, क्योंकि इन सभी लड़कियों को यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया है, उसी की सैलरी मिलती है, इन्हें बात करने की नहीं। अगर पापा ने तुम्हें इसे ऐसे बात करते हुए देख लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन इनकी नौकरी भी जा सकती है। और अथर्व, तुम ये क्या तरीका है तुम्हारे काम करने का? उसके बाद सुनकर अथर्व बोला, मैं वहाँ अकेले खाली बैठे बैठे बोर हो गया था तो मैं बस ऑफिस घूमने निकल आया। तो आदित्य बोला, मैंने जो फाइल तुम्हें भेजवाई थी तुम्हें उन सभी पर प्रेजेंटेशन तैयार करना था, तो तुम खाली कैसे बैठे थे? एक प्रेजेंटेशन तो 2 दिन बाद भी ही मीटिंग में दिखाना है तुम्हें। तो अथर्व बोला, वह मैं खुद बना लूंगा, फिलहाल मुझे ये पूरा ऑफिस देखना है, तो किसी को मेरे साथ भेजो। तभी वह लड़की अनामी खड़े होते हैं। वह बोली, सर मैं इन्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। आदित्य किसी लड़के को अथर्व के साथ भेजने वाला था, लेकिन तभी अथर्व बोला, हाँ ठीक है तुम ही आ जाओ, और वह आदित्य की आंखों के सामने से जा चुका था। आदित्य का मन तो किया अभी वह अपने सिर के बाल नोच ली। वह गुस्से में बदबदाते हुए बोला, पता नहीं इसके दोस्ती से कैसे झेलते हैं। वही अथर्व अनामी के साथ पूरा ऑफिस घूम रहा था। वह सब कुछ बड़े को और से देख रहा था। एक केबिन के सामने आकर वह रुक गया और अनामी से बोला, मैं सुनामी, ये केबिन किसका है? तो अनामी बोली, सर यह मोहन सर ने बनवाया था आपके लिए, लेकिन आप तो रंजीत सर के केबिन में बैठते हैं। तो अथर्व बोला, हमें बस तब तक कि यहाँ आऊँगा जब तक वह ठीक नहीं हो जाते। तो अनामी में बोली, क्या आप उसके बाद नहीं आएंगे? तो अथर्व ने बोला, नहीं मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? उसकी बात सुनकर अनामी बोली, पिछले 2 सालों से। तो अथर्व बोला, फिर तो तुम सबको अच्छे से जानती होगी। तो अनामी बोली, आपको किसके बारे में जानना है सर? उसके बाद सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, काफ़ी समझदार हो। तो अनामी भी मुस्कुराए और बोली, जी सर। अथर्व बोला, क्या चाहती हो? उसकी बात सुनकर अनामी भी बोले, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद सुनकर अथर्व बोला, ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारे पापा के ऑपरेशन की, इससे आगे कुछ नहीं। तो अनामी की आंखें नम हो गई और वह बोली, सर मैं थोड़ी फ्लैट टाइप हूँ, लेकिन उसे टाइप की भी नहीं हूँ जो पैसों के लिए इतना गिर जाओ। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मुझे पता है, मैं चेहरे देखकर पता कर लेता हूँ कि सामने वाला कितने पानी में है। क्या मुझे आलोक मेहता की इन्फॉर्मेशन चाहिए? उसका इस कंपनी में सबके साथ कैसा व्यवहार है? अब तो लंच टाइम होने वाला है, कल बात करेंगे। वह दोनों पूरा ऑफिस घूमते हुए आदित्य की केबिन तक आ गए थे। तभी आदित्य बाहर निकला और अथर्व से बोला, अगर तुम्हारा घूमना हो गया हो तो आकार लंच कर लो। उसके बाद सुनकर अनामी भी वहां से चली गई और अथर्व भी आदित्य के साथ चला आया। वहां राकेश, आयुष और अखिल पहले से ही बैठे हुए थे। अथर्व भी आदित्य के बगल में सोफे पर बैठ गया तो राकेश बोला, तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ ऐसे नहीं घूम सकते। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, वह एक एम्प्लॉय है और बस मुझे ये ऑफिस दिखा रही थी। तो राकेश बोला, तुम जानते हो लोग बस तुम्हें एक लड़का एक लड़के लिया से देखेंगे, मेरे ऑफिस में कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, समझे? अथर्वा ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपना खाना खाने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका और रीति दोनों ही अपने इंस्टीट्यूट में बैठी हुई थी। तभी 2 लड़के उनके पास आए और उनमें से एक बोला, रीति आज रात को क्लब चले? तो रीति बोली, नहीं रितेश, अगर पापा को पता चला तो वह हमें इंस्टीट्यूट भी नहीं आने देंगे। उसके बाद सुनकर राधिका बोली, रीति चलते हैं ना? वही दूसरा लड़का बोला, हाँ यार रीति देखो ना, राधिका भी तैयार है और हम तुम दोनों के बॉयफ्रेंड है, कोई अनजान नहीं। तो राधिका बोली, हाँ रीति मेरा भी मन है रोहित के साथ घूमने, हाँ चलना, हम जल्दी आ जाएंगे। राधिका के बार बार कहने पर मनाने के बाद रीति भी तैयार हो गई और वह दोनों लड़के मुस्कुराते हुए वहां से जाकर अपने डेस्क पर बैठ गए। पर उन दोनों ने ही आंखों में कुछ इशारा किया और अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ वंश, अमन, लक्ष्य और अक्षत चारों ही ललित जी के साथ बैठे हुए थे। तभी वंश बोला, हम इस क्लब पर सीधा रेड मार देंगे है ना अंकल? तो ललित जी बोले, नहीं तुम सब आज इस क्लब में जाकर सब कुछ चेक करना, रेड के लिए मैं पुलिस की टीम कल रात को भेजूंगा। चलो, कोई बड़ी पार्टी आ रही है वहां पर जो सीधे बड़े ट्रक तस्कर से लिंक रखते हैं। और फिर कुछ देर बात करने के बाद वह लोग दूसरे केस पर बात करने लगे। आज आध्या बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि मुन्ना नाम की मुसीबत फिलहाल उसे दोबारा दिखाई नहीं दी थी।
वही अथर्व लंच के बाद अपने केबिन में रखे सोफे पर पसर कर सो गया था। जब आदित्य ने आकर उसे ऐसे देखा तो उसे खुद पर रोना आ गया और वह मन ही मन बोला, लगता है ये लड़का हमें सचमुच में पागल कर देगा। इसके दोस्त इसकी तारीफ करते हैं लेकिन ये कहीं से भी वैसा नहीं दिख रहा। कुछ देर अथर्व को घूमने के बाद वह उसे उठाते हुए बोला, अथर्व उठो। बहुत हिलाने पर वह उठा तो आदित्य बोला, जल्दी से मुंह धोकर पापा के केबिन में आ जाओ, उन्हें हम चारों से ही कुछ डिस्कस करना है जल्दी। और फ्रेश होकर बाहर आए तो आदित्य वहीं खड़ा था। तो अथर्व बोला, मैं कहीं भाग नहीं रहा था, आ जाता अपने आप। आदित्य कुछ नहीं बोला और उसे लेकर राकेश के केबिन में आ गया। राकेश एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसे वह उन चारों को ही दिखाते हुए बोला, ये प्रेजेंटेशन मैं तैयार की है, अगर तुम में से किसी को भी कुछ गलत लगे तो बिजी सब कह सकते हो, वैसे तो यह मैंने बनाया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। वह घमंड से यह बोला। आदित्य, आयुष और अखिल तीनों ने वह प्रेजेंटेशन दिखी, उन्हें इसमें कोई गलती नहीं लगी। तो आदित्य बोला, जी एकदम परफेक्ट है पापा। वही अथर्व उसे प्रेजेंटेशन को देख रहा था और वह एकदम से बोला, मैं दिखाता हूँ कि आपकी गलती कहाँ है। क्या करूं? उसने मार कर उठे और दो जगह पर गोल बनाते हुए बोला, इन दोनों की जगह एक्सचेंज कर दो, अब ये प्रोजेक्ट आपका हुआ। अथर्व की बात सुनकर राकेश सॉफ्ट हो गया क्योंकि राकेश को भी पता था इसमें कुछ कमी है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उन सभी को बुलाया था। वही अथर्व की बात सुनकर आदित्य, आयुष और अखिल एक दूसरे को देखने लगी कि वही ये गलती क्यों नहीं पकड़ पाए। तो राकेश बोला, एग्जैक्टली, तुम्हारी नर्सरी काफी भारी गलती को भी देख पाए, सच में तारीफ के काबिल हो तुम लड़के। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ, मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। इतना कह कर रहा था वह बिना कुछ सुन वहां से चला गया। राकेश उसे जाते हुए देखा रहा तो आदित्य बोल, क्या हुआ पापा? वह जा चुका है, आप उसकी तरफ मत देखिए। तो राकेश बोला, मतलब? तो आदित्य ने कहा, मतलब वह हमारी लाइफ से जा चुका है और कभी नहीं लौटेगा। ये कहकर आदित्य वहां से चला गया और साथ में आयुष और अखिल दोनों ही उसके पीछे वहां से चले गए। वहीं पीछे रह गया राकेश जिसकी नज़र सामने प्रेजेंटेशन पर थी। अथर्व ठाकुर अंपार से निकालकर सीधा ललित जी के घर चला गया। लक्ष्य और बाकी चारों में से कोई घर पर नहीं था, सिर्फ लक्षिता और ललिता जी ही थी। ललिता जी किचन में अथर्व के लिए नाश्ता बनाने चली गई। वही अथर्व और लक्षिता दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। दोनों ने घर में हुड़दंग मचा दिया, दोनों एक दूसरे को पीलो फेंक फेंक कर मार रहे थे। तो लक्षिता अथर्व से बोली, अथर्व के बच्चे, तेरी बीवी तुझे जूते से मारे, तुझे तेरे जैसी ही कार्टून बीवी मिले, तुझे हर वक्त परेशान करे। हाँ, तुझे वह पागल डॉक्टर, क्या नाम है उसका, हाँ आध्या, उससे तेरी शादी हो जाएगी, श्राप है मेरा। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, ठीक है तुम्हारा ये श्राप मंजूर है मुझे, मैं उसे ही भगा कर ले जाऊंगा। अथर्व की बात सुनकर लक्षिता का मुंह खुल गया और उसके हाथ से पिलो भी नीचे गिर गया। तो अथर्व खींचकर उसके मुंह पर पिलो मारा जिससे वह होश में आ गई और तभी वह मम्मी कहकर जोर से चिल्लाई था कि ललिता जी को बता सके कि अथर्व भागकर शादी करने का कह रहा है। तभी अथर्व ने उसका मुंह दबा दिया और बोला, चुप जाए लक्षिता दीदी, वरना मैं माँ को बता दूंगा कि अक्षत और तुम्हारा क्या चल रहा है। उसकी बात सुनकर इस बार लक्षिता की आंखें खुली रह गई। तो अथर्व बोला, क्या लगा था आप दोनों को द ग्रेट अथर्व की नजरों से छिपकर चक्कर चलाओगे? उसकी बात सुनकर लक्षिता बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तो ठीक है प्रिया, माँ अक्षत के लिए लड़की पसंद की है, उसे ही उसका रिश्ता पक्का कर दे, यह मैं उनसे कह दूंगा। तो लक्षिता जोर से नहीं कहकर चिल्ला दी। तभी ललिता जी नाश्ता लेकर आते हुए बोली, नहीं कि बच्ची तुम 2 मिनट में पिलो नहीं उठाई तो देखना फिर। तो अथर्व भी बोला, हाँ हाथी जल्दी से साफ कीजिए। इतना कहकर वह आराम से बैठकर नाश्ता ठुसने लगा। लक्षिता ने उसे घूरते हुए सर पीले उठाकर सोफे पर रहती है। तो अथर्व ललित जी से बोला, माँ अपने लक्ष्य दादी के लिए लड़का नहीं ढूंढा क्या? उनकी बात सुनकर ललित जी बोली, नहीं बेटा, और वैसे भी इस ताड़का से कौन शादी करेगा? उसके बाद सुनकर लक्षिता जोर से बोली, माँ। तो ललित जी बोली, क्या मन जब देखो तब लड़की रहती है, कभी लक्ष्य से तो कभी अर्थ से। तभी अथर्व बोला, माँ को अक्षत कैसा लगता है? उसकी बात सुनकर ललिता जी ने उसकी तरफ देखा तो अथर्व बोला, मामा इस लड़का को अपने घर में ही रखना चाहता हूँ, प्लीज पापा से बात कीजिए ना। तो ललित जी ने लक्षिता की तरफ देखा तो वह इधर उधर देख रही थी तो वह उसे घूरते हुए बोली, पर बेटा क्या अक्षत इस रिश्ते के लिए मानेगा? तो अथर्व से पहले ही लक्षिता बोल पड़ी, अरे उसे तो मुझे भी ज्यादा जल्दी है। उसकी बात सुनकर राधाबन अपना सर बीट लिया। वही लक्षिता डरकर वहां से भाग गई।
उसके जाने के बाद ललिता जी अर्थ से बोली कब से चल रहा है ये सब। अथर्व बोला मुझे तो कल शॉपिंग के दौरान पता चला। मैन तो ललिता जी बोली ठीक है मैं करती हूँ तेरे पापा से बात, वैसे तो हाँ ही समझो। तो अथर्व उनसे लिपट गया और बोला थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो ललित जी ने भी उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा तेरे लिए कुछ भी, और इसमें तो हमारे सभी बच्चों की खुशी होगी। फिर अगला नंबर तेरा लगेगा। अथर्व कुछ नहीं बोला। कुछ देर में शाम हो गई तो वह घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शाम को आदित्य और बाकी सब कंपनी से लौट आए थे और वह सब हाल में ही सोफे पर बैठ गए। आदित्य सबसे ज्यादा थका हुआ लग रहा था कि आज मीना जी की गोद में खेल रही थी। उसकी गोद में आने के लिए मैं चलने लगी तो आदित्य बोला क्या बेटा अभी पापा बहुत थक गए हैं। उसके पास उनका राकेश बुलाकर तुम थक गए थे तो गाड़ी आयुष या अखिल को चलाने देते। आदित्य कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया तो आरती भी उसके पीछे चली गई। आदित्य के वहां से जाने के बाद रोहिणी नील आयुष से बोली आदित्य इतना ज्यादा कैसे थक गया। उसकी बात सुनकर आयुष हंसते हुए बोला माँ वह थके नहीं है, उन्हें अथर्व ने थका दिया है। पता है उसने आदित्य भाई को कितना परेशान किया है। भाई सुबह से उसकी ही आगे पीछे घूमते रहे, इतना तो हमने भी उन्हें कभी परेशान नहीं किया। तो मोहन जी बोले क्या क्या उसने। तो आयुष बोला दादाजी वह वहां पर जाकर ऐसे बन गए जैसे गोपियों के बीच कन्या। कभी किसी की डेस्क पर लटका मिला तो कभी ऑफिस की शेयर करने, यहाँ तक कि वह लंच करने के 2 घंटे तक सोता रहा। अब हमें तो वह आज भी बोलते नहीं देता। आदित्य भाई की थोड़ी बहुत सुंदर है वह तो लग रही वह उसके पीछे। तो अखिल बोला वैसे लड़के में दम तो है, उसके दोस्त ऐसे ही तारीफ नहीं करते उसकी। आज तो बड़े पापा ने भी उसकी तारीफ कर दी। वह अलग बात है कि वह उनकी तारीफ से खुश नहीं हुआ और कल के लिए निकल गया। पैसे है कहाँ वह क्या यहाँ कर वह दोबारा सो गया। अखिल की बात सुनकर मीनल जी बोली वह तो अब तक आया ही नहीं है घर। रंजीत पूछो जरा अर्थ से फोन करके कि वह कहाँ है। रंजीत ने फोन निकाल ही था कि तभी अथर्व गाना गाते हुए आया। आपने बुलाया हम चले आए। फिर वह अपनी दादी माँ से लिपटते हुए बोला आई लव यू दादी। तो मीनल जी उसे खुश देखकर बोली आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश है। तो अथर्व बोला दादी मेरी खुशी 1000 गुना बढ़ जाएगी अगर आप मेरी एक बात मान जाएगी। तो मीनल जी ने सब लोगों की तरफ देखा और फिर अथर्व से बोली कौन सी बात है अर्थ, कहीं तू यहाँ से अभी जाने के लिए तो नहीं कह रहा। तो अथर्व बोला वह बता दीजिए 7 महीने में आपके पास ही रहने वाला हो तो डरना छोड़ दीजिए। और मैं कह रहा था ताकि अथर्व बोलते बोलते रुक गया और राकेश को देखकर बोला दादी क्या अक्षत भी यहाँ मेरे साथ रह सकता है। तो राकेश बोल क्यों रह सकता है, वह यहाँ पर देखो देखो लड़का, हम किसी भी अनजान लड़का को अपने घर में नहीं रख सकते। तो मोहन जी बोले 1 मिनट अथर्व अक्षत दुख कमिश्नर के घर पर रहता है ना, और तुम्हारे दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा हुआ है तो फिर वह यहाँ क्यों रहना चाहता है। तो अथर्व उनसे बोला जी वह ललिता माँ के घर पर ही रह रहा है लेकिन कल सुबह ही पापा उसे निकालने वाले हैं वहाँ से। फिर फ्लैट पर उसे खाने पीने की दिक्कत होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ मेरे साथ रहे, वह मेरे कमरे में ही रह लेगा। तो मीनल जी बोली वह से निकल क्यों देंगे। तो अथर्व हंसते हुए बोला मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ दादी, और ऐसा चक्कर चला कर आया हो कि वह उसे वहाँ से निकाल दे। उसकी बात सुनकर मोहन जी चौंकते हुए बोले क्या करके आए हो तुम। तो अथर्व बोला अब उनका होने वाला दामाद थोड़ी ही उनके साथ रहेगा, अब तो सीधा हम भारत लेकर वहां जाएंगे, इसलिए तब तक को यहाँ रहने दीजिए। और फिर वह राकेश को घूरते हुए बोला और हाँ वह एकदम शरीफ लड़का है, अगर इस आदमी को उसके यहाँ रहने से दिक्कत है तो फ्लैट में मैं उसके साथ रहने चला जाता हूँ, मैं उसे अकेले नहीं रहने दे सकता। उसकी बात सुनकर मोहन जी बोले ठीक है वह यहाँ रह सकता है। अथर्व खुश हो गया, तभी किया उसकी गोद में चढ़ने लगी तो अथर्व उसे वापस में एनर्जी की गोद में बिठाते हुए बोला परी मैं अभी नहाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें लूंगा वरना तुम बीमार हो जाओगे। इतना कहकर अथर्व उठकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राकेश मोहन जी से बोले पापा आपने उसके लिए हाँ क्यों कहा, आपको पता है ये लड़का कितना बदतमीज और शरारती है, यह अब तक उन्हीं के साथ रहता आया है तो वह लोग भी तो ऐसे ही होंगे। और मत बोलिए हमारे घर में 2 जवान बेटियों हैं उसके पास। सुनकर मोहन जी बोल क्यों, क्या वहाँ पर जवान लड़कियां नहीं थी जहाँ अथर्व रहा है इतने साल, उन्होंने उसे अपने घर में रखा तो हम कुछ महीने तो उसे रख ही सकते हैं। और वैसे भी वह लड़का अगर यहाँ रहेगा तो हम उसे यह एहसास दिला देंगे कि अथर्व हमारा पोता है और हमारे साथ ही रहेगा। राकेश कुछ नहीं बोला तो मोहन जी बोले वैसे तुम्हारी बेटियां कहाँ है। तो राकेश बोला आज होने देर हो जाएगी, राधिका ने मुझे फोन किया था, वह कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं, गार्ड को भेजा हुआ है उन्हें लेकर आने के लिए। उसके बाद सुनकर मोहन जी कुछ नहीं बोले।
कुछ देर में अथर्व नहाकर आया और किया के साथ खेलने लगा। आदित्य ने देखा तो वह दूसरे सोफे पर बैठ गया। आदित्य किया से बोला, तुम्हारा नाम किया किसने रखा? आदित्य बोला, उसका नाम कियाशी है, प्यार से किया बुलाते हैं सब। एक नज़र आदित्य को देखा और उसकी तरफ पीट करके घूम गया और किया से बोला, किया अर्थ बोल कर दिखाओ। उसकी बात सुनकर किया हंसने लगी और कुछ नहीं बोली। वही आदित्य उसकी बच्चों जैसी हरकत पर हंस दिया। कुछ देर में सपना डिनर कर लिया। उसके बाद अथर्व अपने कमरे में ही उन फाइलों पर प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा जो आदित्य ने उसे दी थी। वहीं दूसरी तरफ वंश और बाकी तीनों ब्लू स्टार नमक क्लब में पहुंच गए थे। वह सब क्लब में आने वाली सभी लड़कों और लड़कियों पर नजर रखे हुए थे। अमन और लक्ष्य दोनों नाचने वालों में घुल मिल गए थे। तभी वंश की नज़र क्लब के दरवाजे से अंदर आते तो कपल्स पर्परी फोन के साथ आई दोनों लड़कियों को देखकर पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वह दोनों कोई और नहीं राधिका और रिति थी। राधिका और रिति दोनों ही रोहित और सुमित के साथ आई थी। उन्होंने राकेश को बहाना मार दिया था। राकेश को अपनी बेटी पर हद से ज्यादा विश्वास था। उसे लगता था कि उनकी बेटी उनसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। रोहित ने सुमित को कुछ इशारा किया तो वह बोला, तुम दोनों डांस करो, हम अभी ड्रिंक लेकर आते हैं। तभी राधिका ने कुछ कहना चाहा तो रोहित बोला, पता है तुम ड्रिंक नहीं करती, हम एप्पल जूस ही लाएंगे। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा दी। वह दोनों वहां से काउंटर पर चले गए और तो एप्पल जूस और 2 वाइन का ऑर्डर दे दिया। वंश उनके पास ही खड़ा हुआ उनके छोटे छोटे शिव ले रहा था। तभी उसने जो सुना वह सुनकर उसकी आंखें फैल गई और गुस्से से लाल हो गई। सुमित रोहित से बोला, हमारे यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो कल आना था। इन दोनों को लेकर बॉस भी तो कल ही अपने आदमी को भेजेंगे। उसकी बात सुनकर रोहित, बुलाफी का मत करो, ये कल हमारे साथ खुद आएगी। मैंने सोचा कि धंधे में डालने से पहले इन्हें चख लेना चाहिए, फिर कल के बाद ये हमें मिलेंगे नहीं। फिर उसने दोनों एप्पल जूस के गिलास में एक एक गोली डाल दिया और उसे मिलने लगा। तू? सुमित बोला, ये कौन सी गोलियां हैं? तो रोहित, बुलाने से की गोलियां हैं, तुझे नहीं पता, लेकिन ये ठाकुर की बेटियां है, इतनी आसानी से बिस्तर पर नहीं आएगी। फिर वीडियो बनाकर इन्हें काबू में भी नहीं कर पाएंगे, तभी तो इन्हें कल यहाँ आसानी से ला पाएंगे। उसकी बात सुनकर सुमित हंसते हुए एक फाइन और एक एप्पल जूस उठाकर वहां से चला गया। साथ में रोहित भी वही पीछे। वंश गुस्से से लाल होकर उन्हें देख रहा था। तभी अक्षत उसके पास आया और बोला, क्या हुआ वंश, तू इतना गुस्से में क्यों है? तभी वंश ने उसे सामने देखने को कहा तो अक्षत ने भी उसी तरफ देखा तो राधिका और रिति को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब वंश ने उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वह बोला, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो इन्हें बता दे कि किसकी बहनों पर हाथ डाला है उन्होंने। तो वंश उसे रोकते हुए बोला, यह नहीं, इन्हें बाहर निकलने दो, क्या पता यहाँ उनकी और भी साथी हो और वह अलर्ट हो जाए। उसके बाद सुनकर अक्सर नेहा में गर्दन हिलाए और उन चारों को देखने लगा। कुछ देर बाद ही वंश और उसके दोस्तों ने रीति और राधिका को लड़खड़ाते हुए उन दोनों के साथ जाते हुए देखा। वह चारों भी उनके पीछे वहां से निकल गए। जब तक वह सब पार्किंग में पहुंचे उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। उन्होंने भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। रोहित ने अपनी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रोन की तो वहां कोई गार्ड नहीं था। वह गुस्से में बोला कि गार्ड कहाँ मर गए, कल ही दोनों को निकाल दूंगा। फिर वह दोनों लड़कियों को लेकर अंदर चले गए। वंश ने कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोकी और उसे पर हम उसकी तरफ पर गई। उन्होंने देखा वहां कोई गार्ड नहीं था। वही अंदर राधिका नशे में चूर भले ही थी, लेकिन फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने कई बार रोहित को खुद से दूर धकेल दिया और बोली, रूही थी तो हमारा घर नहीं है, हमें तुम यहाँ क्यों लाए हो? वही रिति तो नशे की वजह से सो चुकी थी। सुमित से गोद में लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी राधिका उसकी कमर में मुक्के मारते हुए बोली, छोड़ो, मेरी बहन को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी रोहित उसे खींचते हुए कमरे में ले जाते हुए बोला, राधिका जान, आओ मेरे साथ, तुम्हारी बहन और तुम दोनों को आज हम दोनों ही जन्नत में लेकर जाएंगे। तभी अक्सर खिड़की से अंदर आते हुए बोला, जन्नत तो बेटा आज हम तुम दोनों को दिखाएंगे, और वह भी तबीयत से। रोहित और सुमित दोनों ही चालकों को आते देखा तो वह चिल्लाते हुए बोले, ये कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? सुमित ने भी रीति को सोफे पर लिखकर रोहित के साथ खड़ा हो गया। वहीं राधिका ने नशे में भी अक्षत को पहचान लिया और बोली, अक्षत तुम अथर्व की दोस्ती हो ना? है ना? तो अक्षत वंश से बोल, वंश तू और अमन दोनों लड़कियों को लेकर गाड़ी से उनके घर छोड़कर आओ, इन्हें हम देखते हैं। इतना कहकर लक्ष्य और अक्षत दोनों ही उन दोनों पैर टूट पड़े। वही वंश और अमन दोनों ने ही दोनों लड़कियों को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया। आगे अक्षत लक्ष्य ने ही दोनों लड़कों को मार मार कर हाथ मार कर दिया और बोल, साले हराम जादू, जानते भी हो ये दोनों किसकी बहनें हैं? अगर उसे पता चला तो यमराज भी तुम लोगों को ले जाने नहीं आएगा। उसके बाद उन दोनों ने ही उन्हें घसीट कर गाड़ी में लगाकर डाला, जो अभी अक्षत ने ही अपने गार्ड से मंगवाई थी। उन्होंने ललित जी को सब कुछ बताया और उन दोनों को ही लेकर वहां से निकल गए।
वहीं दूसरी तरफ वंश ने राधिका को एक मेडिसिन दीजिए सीख कर उसका नशा उतारने लगा। वहीं रीति गहरी नींद में थी, तुमसे वैसे ही रहने दिया। गाड़ी पीछे से ठाकुर घर की तरफ बढ़ रही थी, उसके साथ बढ़ रही थी राधिका की धड़कने। जी सोचकर कि अगर अथर्व के दोस्त आज नहीं आते तो कि साल में होती। वह दोनों यही सोच सोचकर उसके आंसू टपक रहे थे। वही दूसरा डर था राकेश का कि अगर उससे ये सब के बारे में पता चल गया तो आयुष और अखिल से पहले ही उन दोनों की शादी करवा दी जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रात के 12 बजे रहे थे, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राकेश और रोहिणी सोए हुए थे। राधिका ने कहा था कि वह लोग लेट आएंगे और खुद खाना खाकर सो जाएगी। ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका था और उसे टाइम सच में काम की वजह से ही वह दोनों इंस्टीट्यूट में रुक जाती थी, इसलिए किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि राधिका और रीति दोनों ही झूठ बोलकर क्लब गई होगी। वही अथर्व अपने कमरे में बैठा, एक प्रेजेंटेशन बन चुका, अब वह दूसरी प्रेजेंटेशन बनाने का सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बच्चा। उसने देखा तो वंश का फोन था। वंश ने उसे घर से बाहर आने को कहा तो वह कमरे से बाहर निकल आया। वहीं दूसरी तरफ वंश ने गाड़ी घर के बाहर रुकी और राधिका से बोला आपका घर आ गया। फिर वह रीति को देखकर बोला ये तो सोई हुई है, इन्हें आप कैसे लेकर जाएगी। तो अमन बोल वंश टू अर्थ को बुला ले, वह इन्हें ले जाएगा। तो राधिका जल्दी से बोली नहीं, वह घर में सबको बता देगा, फिर हमारा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सुनकर वंश बोला देखिए हम अर्थ से कुछ भी नहीं छुपा सकते, वह बाद में हमारी हड्डियां तोड़ देगा अगर उसे बाद में पता चला तो अमन भी बोला आप भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि अर्थ आज हमारे साथ नहीं था, वरना वह लड़की उसे क्लब से बाहर भी नहीं जा पाते। आप फ्रीक मत कीजिए, वह बहुत समझदार है, वह जो ठीक होगा वही करेगा। ये कहकर वंश ने अथर्व को फोन किया और घर से बाहर आने को कहा। अथर्व घर से बाहर निकलने लगा, तभी उसने गार्डों को रोकते हुए बोले सर आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो अथर्व ने उन्हें कुछ दूर खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला उसे गाड़ी में वंश और अमन है, वह मुझसे बात करना चाहते हैं, तो क्या मैं जाऊं। उसकी बात सुनकर सब उसके रास्ते से हट गए। तभी अथर्व उन्हें घूरते हुए आगे बढ़ गया। अथर्व गाड़ी के पास आया और उसमें जागते हुए बोला बोलो क्या है। तो वंश ने उसे पीछे सीट पर देखने को कहा। जब अथर्व ने पीछे राधिका और रीति को देखा तो गुस्से में वंश से बोल ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो वंश ने उसे भी सब कुछ बता दिया। तो अथर्व की चेहरे की नसें तन गई, उसने गुस्से से राधिका और रीति की तरफ देखा। राधिका का कर शर्म की वजह से झुका हुआ था। अथर्व कुछ भी बोलना, तभी पीछे से आदित्य उससे बोला आधार तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो। आदित्य को देखकर जहां राधिका के होश उड़ गए, वहीं अथर्व को उसे पर गुस्सा आया कि वह ऐसे उसके पीछे क्यों आया। अथर्व से बोला अरे वह आओ आदित्य ठाकुर, तुम भी देख लो तुम्हारी बहनें को जिनके खुद के संस्कार इतनी लो क्वालिटी के हैं और मेरे संस्कारों पर सवाल उठाती है, ये खुद आओ देखो जरा अपनी बहनों के कारनामे जिनने आज तुम्हारे बाप का नाम रोशन होते होते रह गया। आदित्य को पहले तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वंश की गाड़ी में रीति और राधिका को देखकर उसकी भी होश उड़ गए। आदित्य जल्दी से राधिका के पास गया जो गाड़ी से बाहर निकल आई थी। आदित्य उससे बोला तुम अथर्व के दोस्तों के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें लाने के लिए तो पापा ने गार्ड को भेजा था। राधिका कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, तभी आदित्य को गुस्सा आया और उसे पर हाथ उठाते हुए बोला तुम चुप क्यों हो, बोलो कुछ। तभी अथर्व वाले बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। तो राधिका के साथ साथ सबने अथर्व की तरफ देखा। अथर्वानी आदित्य का हाथ छोड़ और बोला मैं बताता हूँ ना, तुम्हारी बहनें तुम्हारे बाप से बहाना बनाकर क्लब गई थी, वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जहाँ उन्होंने इन्हें नशे वाली ट्रेन पिलाए और ले गई इन्हें अपने ठिकाने पर। मेरे दोस्त इस क्लब में थे, उन्हें समाज सेवा का भूत चढ़ा तो इसलिए वह उनके पीछे चले गए और इन्हें बचाकर यहाँ लिया है, अब निपटा लो अपनी बहनों से। अथर्व को आदित्य से ऐसी बात करते देखकर वंश उससे बोला अर्थ यह क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का, और हमारे साथ अगर तू होता तो क्या तो इसकी मदद नहीं करता। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला नहीं मैं पुलिस में फोन कर देता, लेकिन इनके बछड़े में नहीं पड़ता। तो अमन बोला अच्छा आप शांत हो जाओ और इन्हें निकाल, गाड़ी से ही सोई हुई है। तो अगर वह बोला मैं इन्हीं क्यों निकाले, ये निकालेगा अपनी बहन को, वरना कहीं कल को ये तीनों भाई बहन हम तीनों पर ही इसे छेड़छाड़ का आरोप ना लगा दे। उसकी बात सुनकर आदित्य ने नाम आंखों से अथर्व को देखा। अथर्व का हाथ पकड़कर उसे चुप होने के लिए कहने लगा। तो अथर्वा ने आदित्य से कहा अब क्या मुहूर्त निकलवाऊंगा तुम्हारे लिए, निकालो अपनी बहन को बाहर और जो यहाँ से। आदित्य ने आगे बढ़कर रीति को अपनी गोद में उठा लिया और राधिका को घूरते हुए घर में चला गया। पीछे राधिका भी सर झुकाए चली गई। उनके जाने के बाद अमन अथर्व से बोल अभी कमी नहीं, तू कब से ऐसी औरतों की तरह ताने कसने लगा। तो अथर्व बोला वह दोनों लड़के हैं, कहाँ चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे साथ करवाऊंगी और हरामजादों से धंधा
उसकी बात सुनकर वंश उसे घूरते हुए बोला, क्यों अब तेरे अंदर का भाई जाग गया क्या? तो अथर्व ने कहा, बकवास बंद करो, लड़कियों पर हाथ डालने वाले ऐसे लड़कों से मुझे सब नफरत है। और नफरत है झूठे प्यार करने वालों से, पता नहीं क्या हो जाता है यंगस्टर्स को जो इस प्यार के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। अथर्व की बात सुनकर वंश बोला, पता चल गया कि मुझे कि तेरा ताना मुझ पर है, अब जाओ जाकर सो जाओ। उन लड़कों को ललित अंकल ने अपनी कस्टडी में ले लिया है क्योंकि मिशन में हमें उनके स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और आखिर में हम उन्हें वहीं पहुंचा देंगे जहां तो उन्हें पहुंचाना चाहता है। अब चुपचाप जाओ और आराम करो। उसके बाद सुनकर अथर्व मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। अब आगे आदित्य ने रीति को उसके बैग पर लिटा दिया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी राधिका पर पड़ी। वह उसकी साइड से निकलने कर जाने लगा तो वो राधिका एकदम से उसके गले लग गई और रोने लगी। पहले तो आदित्य अपने गुस्से में उसे दूर करने की कोशिश करने वाले था, लेकिन वह उससे अलग नहीं हुई। तो आदित्य बोल, क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? कितने विश्वास से पापा तुम दोनों को इंस्टीट्यूट भेजते हो और तुम दोनों वहां से क्लब और न जाने कहां कहां जा रहे हो। अगर आज अर्थ के दोस्त वहां नहीं आते तो जानते भी हो किस दल में फंस जाते। तुम दोनों परिवार की बदनामी होती है अलग, और तुम दोनों को घर में ही या फिर अनचाहे शादी के रिश्ते में बंधन पड़ता वह अलग। तुम दोनों का जो खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का सपना है वह कहाँ दफन होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, पापा और पूरे परिवार की नज़रों में गिर जाती है तुम दोनों। फिर वो उसका सर सहला और बोला, मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम दोनों बंद कर इस घर या फिर अपने ससुराल में एक तरफ पड़ी रहो। तुम दोनों अपनी अलग पहचान बनानी है और बिहार मोहब्बत यह सब शादी के बाद भी हो सकता है, जैसे मुझे हुआ तुम्हारी भाभी से। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा दिया और बोली, थैंक यू भाई, आपने मुझे समझ भी और समझाया। अभी मैं आज के बाद कभी आपका या पापा का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तो आदित्य उससे बोला, सुबह इस रीति की बच्ची को भी समझा देना और गलती सिक्योरिटी के साथ ही तुम दोनों इंस्टीट्यूट जाओगी। राधिका ने हमें सर हिलाया तो आदित्य वहां से अथर्व की तरह कमरे की तरफ बढ़ गया। अथर्व अपने कमरे में बैग पर लेट सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर नोक हुआ। अथर्व ने दरवाजा खोला तो आदित्य को देखकर मुंह बिगाड़ लिया और बोला, क्या है, अब तुम्हें रात में भी चैन नहीं है? उसकी बात सुनकर आदित्य उससे बोला, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ है आज उसके बारे में दादा दादी और घर वालों को मत बताना, मैं राधिका को समझा दिया है। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मुझे क्या पड़ी है किसी को बताने की, मेरी कौन सा वो कुछ लगती है जो मैं उसके मैटर मैं पढ़ूंगा? तो आदित्य बोल, अर्थ बहाने हैं, वह हमारी आज उनके साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? उसकी बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, क्या चुभ रही है ना? मेरी बातें मुझे भी बहुत थी जब वह दोनों सबके साथ मेरा मजाक उड़ाती थी, जब वह दोनों मुझे छोड़ देती थी और तुम दोनों को राखी बांधती थी मेरी सोने के लिए, मुझे हर पल एहसास कराती थी कि मैं उनका भाई नहीं हूं। तो बस मैं भी उनके भाइयों की लिस्ट से खुद को निकाल लिया। जानते हो, यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 बहनें मिली, वंशिका, ध्रुविका और लक्षिता। तीनों ने मुझे राखी बांधते वक्त कभी यह नहीं देखा कि मेरा उनसे खून का रिश्ता है या नहीं, कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, कभी भी यह नहीं कहा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। अपने भाइयों से पहले वह मुझे राखी बांधती है। अगर आज यही हरकत किसी ने उन तीनों के साथ की होती ना तो शहर के बीचों बीच में उन्हें जिंदा जला देता। अभी आंसू बहाने का कार्यक्रम अपनी बीवी की गोद में करो, जो ये कहकर अथर्व ने दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर जाकर लेट गया। आदित्य ने खुद को नॉर्मल किया और फिर अपने कमरे में चला गया। आरती और किया दोनों सो रही थी। आदित्य ने किया की साइड में लेट गया। उसने अपनी बेटी को सर प्यार से सहलाया और धीरे से बोला, बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें वह हम सबसे अलग मानता है और ढेर सारा प्यार भी करता है। तुम्हें पता है, जब वह छोटा था तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने उसकी नज़रों में अपनी पोजीशन को दी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, उसे एहसास कराऊंगा कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। वह हमारा भाई है और हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, सब शांति से बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी राकेश राधिका से बोला, बेटा कल रात को ज्यादा देर नहीं हो गई थी? उनकी बात सुनकर आदित्य बोला, पापा मैं जाग रहा था जब ये दोनों आई थी। रीति तो गाड़ी में ही सो गई थी आते हुए, तब मैं नहीं उसे कमरे में पहुंचा था। उसकी बात सुनकर राकेश बोला, देखो बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तुम दोनों अपने सपने पूरे करो, लेकिन 9 बजे के बाद तक कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर राधिका बोली, जी पापा, हम खुद ही आज से ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो राकेश मुस्कुरा दिया। वही अथर्व टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जिसे आदित्य, राधिका और रीति ने भी देखा।
सपना नाश्ता कर लिया। अथर्व कुछ देर के लिए सोफे पर लेट गया, तभी औसत चिल्लाते हुए वहां आया तो उसकी आवाज़ सुनकर अथर्व फट से उठ गया और सोफे के ऊपर से ही दूसरी तरफ कूद गया। तभी अक्षत उसे जूता फेंक कर मारते हुए बोला, क्या करके आया तू लक्ष्य के घर? जो अंकल ने सिर्फ मुझे घर से जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व हंसते हुए बोला, मैंने क्या किया? जो भी किया तूने और लक्षिता दी ने किया। उसकी बात सुनकर अक्षर एकदम से शांत हो गया और धीरे से बोला, मैंने और लक्षिता ने क्या किया है? तो अथर्व बोला, मुझे छिपकर चक्कर चलाया। बेटा अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अब तक तेरे फेरे भी करवा चुका होता और अब तक तो मेरी गोद में मेरी भतीजी भी आ जाती। तो अक्षर डरते हुए बोला, अब क्या होगा? तूने बता दिया ना कल आंटी को सब कुछ। तो अथर्व सोफे की आड़ से बाहर निकाल कर आया और नाचते गाते हुए अक्षत की तरफ बढ़ गया। मेरा भाई दूल्हा बनेगा, ताड़का भा भी लेगा, वह तुझे रोज पीटेगी और मैं रोज नाचूंगा। अथर्व का गाना सुनकर हाल में मौजूद सभी लोगों को हंसी आ गई। वही वंश, अमन और लक्ष्य तीनों भी हंसते हुए अंदर आए और अथर्व के साथ नाचने लगे। अक्षत बेवकूफ़ों की तरह खड़ा देखता रहा। अक्षत ने फिर लक्ष्य की तरफ देखा तो वह बोला, पापा ने प्रीतम अंकल से रिश्ते की बात कर ली है और उन्होंने जवाब भी दे दिया। अगले महीने वह सब कुछ दिनों के लिए यहाँ मुंबई आएंगे और तुम दोनों की सगाई करवा देंगे। इतना कहकर एक बार फिर उन सभी का नाचना गाना शुरू हो गया। भाई अक्षत जाकर अथर्व के गले लग गया। कुछ देर बाद वह पांचों सोफे पर बैठे हुए थे तो वंश बोला, तो फिर अक्षत क्या अकेले फ्लैट पर रहेगा? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, नहीं वह मेरे साथ रहेगा। चलो तुम सब अब काम पर निकले, मैं भी निकलता हूँ। तभी अथर्व की घड़ी की रेड लाइट जल उठी और डेविल उससे बोला, अर्थ कल से मेरी डेविल गर्ल के दर्शन नहीं हुए हैं तो उसे भी देख लो, कहाँ है वह? तो अथर्व ने मिनल जी को देखकर बोला, दादी वो चलती फिरती आफत नहीं दिख रही। उसकी बात सुनकर वह बोली, हत्या को रात को ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी आ गई थी। अथर्व ने ही सर हिलाया और वहां से चला गया। वंश और बाकी सब भी उसके साथ ही निकल गए। आदित्य और बाकी तीनों भी पहले ही निकल गए थे ऑफिस के लिए। अब आगे अथर्व की गाड़ी कंपनी के बाहर आकर रोकी और गाड़ी की चाबी गार्ड को तरफ उछाल दी और वह अंदर चला गया। वह सीधा अनामी के पास गया और बोला, मिस अनामी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे केबिन में आए। ये कहकर वह वहां से अपने केबिन में चला गया। वहीं अनामी को स्टाफ की बाकी लड़कियां जलन और गुस्से से देख रही थी, लेकिन अनामी भी सबको इग्नोर करते हुए अथर्व के पीछे चली गई। अथर्व ने उसे सीधा मुद्दे की बात की तो वह बोली, सर लगभग 6 महीने पहले मोहनकर ही कंपनी के सीईओ की कुर्सी पर बैठकर कंपनी की सारी डिसीजंस लेते थे। तभी मिस्टर मेहता की कंपनी के साथ राकेश सर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट पूरा होने पर दोनों कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। कुछ ही वक्त में मेहता की राकेश सर से अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन उन्होंने राकेश सर से उनका शहर से बाहर जो खाली गोदाम है वह कुछ माल लोड करवाने के लिए कुछ दिन के लिए मांगा, लेकिन मोहन सर ने मना कर दिया। पता नहीं क्यों उसके कुछ दिन बाद ही मोहन सर को पैरालाइज का अटैक आया, वह भी यही ऑफिस में। उसके बाद वह ऑफिस नहीं आया। नामी आगे बोली, अभी 2 महीने पहले फिर उन्होंने रंजीत सर से उनका गोदाम मांगा, वह भी पैसों से। तो इस बार रंजीत सर ने मना कर दिया। उससे अगले दिन ही उनका एक्सीडेंट होते होते बच्चा, लेकिन अभी 15 दिन पहले भी उनके साथ दुर्घटना हो गई और वह भी घर पर बैठ गए। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मतलब वह गोदाम अब उन्हें मिल गया? तो अनामी बोली, नहीं कर, एक्चुअली गोदाम आपका नाम पर है और उसे राकेश सर उन्हें नहीं दे सकते। अब ये काम आप कर सकते हैं, बस सर यही इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। मुझे तो वह थोड़ा उल्टे दिमाग के लगते हैं। उसे एक चेक दिया और बोला, ये लो, तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए जितना अमाउंट चाहिए भर देना। और हाँ, सबके मन में गलत सालत तो चल रहा है, उसे इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान दो, अब मेरे आसपास मत आना। तो अनामी बोली, सर आप सिंगल है क्या? तो अथर्व हंसते हुए बोला, नहीं मैं मिगल होने वाला हूँ। तो अनामी भी हंसते हुए बोली, सर मैं यह अपने लिए नहीं पूछ रही थी, वह सभी स्टाफ गर्ल्स आपको पटाने का सोच रही थी। अब मैं सबको बता दूंगी कि आप ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच सर मेरे पापा के ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए। उसके बाद इतना कहकर वह केबिन से बाहर निकल गई। वही अथर्व सच में पड़ गया कि इस गोद में ऐसा क्या है जो यह मेहता उसके पीछे पड़ा है। पापा को बताओ या फिर नहीं, उन्हें बाद में बताऊंगा, पहले खुद चेक करूंगा, वरना वह कानून की दुहाई देकर मुझे इस मामले से रफा दफा कर देंगे। उसके बाद अथर्व बाकी दोनों प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन बनाने में लग गया। आज उसने कल की तरह किसी को भी परेशान नहीं किया, जो आदित्य, आयुष और अखिल के साथ साथ राकेश को भी हरत में डाल गया। तीनों भाइयों ने ही कई बार उसके केबिन के चक्कर भी लगाए कि कहानी अथर्व सो तो नहीं रहा। लंच तक अथर्वा ने दोनों प्रेजेंटेशन भी तैयार कर दिए थे। अब वह फ्री हो गया था। लंच करने के बाद वह अपने अवतार में वापस आ गया, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका था। आज तो उसने लड़कों को भी नहीं बख्शा था। फोन के टैक्स पर जाकर उनसे बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछने लगा और उनकी नॉलेज चेक करने लगा। 1-2 एम्प्लॉय
ने तो आदित्य से उनकी शिकायत भी कर दीजिए। इसके बाद आदित्य ने उसे अपने केबिन में अपने प्रोजेक्ट की फाइल थमा दी तो अथर्वा ने वह फाइल उसके टेबल पर पटक दी और बोला अपना काम खुद करो आदित्य ठाकुर। तभी एक लड़की जो आदित्य की असिस्टेंट थी वह वहां आई तो अथर्व से भी फ्लर्ट करने लगा। परेशान होकर आदित्य ने हाथ जोड़कर अथर्व को घर चली जाने के लिए कह दिया। अथर्व तो इसी तक में था, वह फौरन वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद पूरे स्टाफ में चैन की सांस ली। वही अथर्व हवेली में जाकर सीधा आध्या के हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। आध्या हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देख रही थी, तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली डॉक्टर आपसे मिलने आपके बॉयफ्रेंड आए हैं। उसकी बात सुनकर आध्या चौंकते हुए बोली है बॉयफ्रेंड, वह भी मेरा, ये कब पैदा हुआ? फिर वह उससे बोली क्या उसने अपना नाम बताया है? तो वह नर्स नाम में सर हिला दी। आध्या ने ट्रेन में से एक कट्टर उठाया और गुस्से में रूम से बाहर निकल गई। वह बड़बड़ा रही थी जरूर यह वही मंत्री का बेटा होगा, आज तो उसका गला काट दूंगी मैं। आध्या गुस्से में चले जा रही थी, तभी इस नर्स ने उसे आवाज दी। आध्या पीछे मुड़ी तो वह बोली मैं वह लड़का आपके केबिन में है। तो आध्या और भी ज्यादा गुस्से में अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। आध्या की दंदनाते हुए दरवाजा खुला तो सामने कोई नहीं था, तो वह बोली लगता है चला गया, वरना गला काट देती कमीना कुत्ता गेंडे जैसी शक्ल वाला। तभी पीछे से अथर्व ने उसकी कमर में चिकोटी कटी तो वह उछलते हुए पीछे घूम गई। उसने कट्टर हवा में लहरा दिया, लेकिन अथर्व को देखकर वह हवा में ही रुक गया। आध्या अथर्व को देखकर चिल्लाते हुए बोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अथर्व कुछ बोलना, तभी वह फिर से चिल्लाते हुए बोले इसका मतलब तुमने यहाँ पर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया है? अथर्व ने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला तो आज फिर से बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बताने की? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो अथर्व ने ही उसका मुंह बंद किया और बोला कुछ बोलते भी दोगी या चिल्लाती रहोगी? तो आध्या है उसका हाथ जोर से काट लिया। तो अथर्व ने तेजी से अपना हाथ हटाया और बोला मैं पहले से ही जानता था कि तुम चुड़ैल हो, इसलिए ही मेरा खून पीना चाहती हो और अब हाथ भी काट खाया, डायन कहीं की। तो आध्या नहीं उसे घूरा तो वह बोला मैं क्या करता? वह नर्स मुझे लाइन दे रही थी तो मैंने उससे बचने के लिए कह दिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से यानी तुमसे मिलने आया हूँ, तब जाकर उसने पीछा छोड़ मेरा। तो आज बोली मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अथर्व उसकी आंखों में जागते हुए बोला नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाओगी? उसकी बात सुनकर आध्या के गाल लाल हो गए तो अथर्व बात बदलते हुए बोला तुम इस अस्पताल में ही समाधि ले लोगी क्या? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, दादी ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। अथर्व ने झूठ बोल दिया। अध्ययन वैसे भी जान ही वाली थी तो वह अथर्व के साथ ही वहां से घर के लिए निकल गई। सुबह में ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ शाम को ललित जी ने वंश और बाकी सबको मिशन से अलग कर दिया था। अब सिर्फ पुलिस का काम ही बाकी रह गया था। आज रात पुलिस उसे क्लब पर रेड करने वाली थी, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी, इसीलिए अक्षत और वंश और बाकी सब ठाकुर हवेली पर छोड़ गए थे। अक्षत मोहन जी और मीनल जी के पास बैठा हुआ था, तभी आरती किया को भी उन्हीं के पास छोड़ गई। अक्षत किया के साथ खेलने लगा, मोहन जी उसे ही देख रहे थे। कुछ ही देर में शाम हो गई। राकेश और आदित्य वो सब भी लौट आए थे। अक्षत अभी भी किया के साथ खेल रहा था। वह आदित्य से बोला आदित्य भाई अर्थ नहीं आया क्या आपके साथ? उसकी बात सुनकर आदित्य बोला उसे मैं 5 बजे ही घर भेज दिया था। उसकी बात सुनकर अक्षत ने बिना एक सेकंड भी कार्रवाई अपना फोन निकाला और अथर्व को फोन मिला दिया। अथर्व ने फोन उठाया तो अक्षत बोल कहाँ हो तुम? सब ऑफिस से लौट आए हैं और तुम तो 5 बजे के निकले हुए हो। तो अथर्व ने कहा मैं हॉस्पिटल आया था कुछ काम से, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अथर्व ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। अब आगे आज राधिका और रिति भी जल्दी घर लौट आई थी। अक्षत ने उनकी तरफ देखा और अनजान बनते हुए हेलो दीदी कहाँ तू? राधिका और रिति दोनों ने ही उसके हेलो का जवाब आराम से दिया। तभी आदित्य अक्षत से बोला एक बात बताओ अथर्व वहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी संगत में रहा है? उसकी बात सुनकर अक्षत बोला क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ किया क्या? तो आदित्य बोला कल और आज उसने ऑफिस में हुड़दंग मचाया हुआ है, सबको परेशान करता है, यहाँ तो हमें जलीकट से सुनता है जैसे हमारा बाप हो और वहाँ बच्चों से भी परी हरकतें करता है। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला वह बच्चों जैसे हरकत तभी करता है जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता, आपने सुना ही होगा खाली दिमाग शैतान का घर, और शैतान तो उसके अंदर ही विराजमान है जो फिलहाल सोया हुआ है, इसीलिए वह इधर उधर जाकर सबको परेशान करता है। और रही बात स्टाफ को परेशान करने की, तो क्या ही किया होगा उसने, जरूर सबसे बिजनेस रिलेटेड सवाल पूछे होंगे। बस कंपनी तभी बेस्ट बनती है जब उसके हर एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की जानकारी हो, तभी वह अपना बेस्ट दे पाएंगे। आपको पता है ऐसे की नंबर 1 कंपनी एमएस इंडस्ट्रीज के ओनर कौन है, या फिर डॉक्टर का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आदित्य ने सबकी तरफ देखा जो अक्षत की बातें बड़े
गौर से सुन रहे थे और फिर ना में सर हिला दिया तो अक्षत बोला, एमएस मतलब मल्होत्रा और सूर्यवंशी मेरे और वंश के पापा दोनों ही इस कंपनी के 50-50% के मालिक हैं। अक्षत की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई तो अक्षत आगे बोला, अथर्व दोनों की तरह से मिलकर 40% का हकदार है इस कंपनी में। उसकी बात सुनकर अब तो राकेश का भी मुंह खुल गया था। ये सुनकर फिर अक्षत आगे बोला, मैं 30% और वंश 20% और वंशिका वंश की बहन 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। आप जानते हैं इस कंपनी को नंबर 1 पर अथर्व ने पहुंचाया है। वह कभी कभी पापा और विराट अंकल की मदद करता रहता है और कंपनी के सभी एम्प्लॉयज का इंटरव्यू अथर्व नहीं लिया है। चाहे वह पहले से काम करते हो या न्यू हो, वह उनसे भी ऐसे ही सवाल पूछता रहता है। तभी ये कंपनी नंबर 1 पर है और इन सब के बावजूद उसे बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे सबसे ज्यादा टाइम वह दादाजी के साथ रहता है। अक्षत ने आदित्य को बोलने लायक नहीं छोड़ा था तो वह कुछ नहीं बोला। तभी सपना देखा तो अथर्व सीटी बजाते हुए आध्या के पीछे पीछे चला रहा था। आध्या ने हाल में आकर तो अपनी सैंडल ही उतार ली और एक अथर्व की तरफ फेंककर मेरी और बोली, ऐसी छिछोरी लड़के की तरह हरकतें करना बंद करो। लेकिन अथर्व नहीं माना तो आध्या ने ही दूसरा सैंडल भी उसके ऊपर फेंक दिया। अथर्व ने दोनों ही सैंडल कैच कर लिए और बोला, अरे वही, ये तो मैं लक्षिता दी को गिफ्ट कर दूंगा। तभी उसकी नज़र सब लोगों पर पड़ी तो वह अक्षत के पास जाकर वह सैंडल उसे दिखाते हुए बोला, देखा जाएगा ना उन्हें। तो अक्षत उसे घूरते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा कि उसे आएगा या नहीं। तो अथर्व हंसते हुए बोला, क्यों, शुरू में तो उन्हें चप्पल से ही पीटा होगा। ये कहकर अथर्व ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया और अक्सर हंसते हुए बोला, कमीना कहीं का। वही नीचे आजा, मीनल जी से बोली दादी ने ड्राइवर को बुला लेती, फिर आपने इस लकड़बग्घे को क्यों भेजा मुझे लेकर आने के लिए। उसकी बात सुनकर मीनल जी का मुंह खुला रह गया और वह बोली, पर बेटा मैं तो उसे नहीं भेजा था हॉस्पिटल। हाँ, सुबह वो यहाँ से जाते वक्त पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। तो अक्षत हंसते हुए बोला, दादी अब तो यह आपका नाम लेकर भी झूठ बोलने लगा और आज ये लो तुम्हारी सैंडल। क्या तुम्हें उसने अस्पताल में परेशान किया। तो आध्या ने सब कुछ बता दिया जो अथर्व ने किया था। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए तो अक्सर बोला, क्या तुम सच में वह कट्टर उसे पर चला देती। तो आध्या बोली, हाँ, अगर वह लड़का होता जो परसों मेरे पीछे पड़ गया था वह तो जरूर एक हाथ काट देती। तभी आरती बोली, आध्या जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, जब देखो तब खून खराबा करने का सोचती है। उसकी बात सुनकर आध्या चुपचाप वहां से चली गई। वहीं पीछे अक्षत को सब समझ में आ रहा था कि क्यों अथर्व आध्या के साथ आया है। वह आरती से बोला, भाभी की आपकी बहन से हिंसक कार्य भी करती है। तो आरती बोली, एक्चुअली एक कैंप में उसने पत्थर से एक लड़के का सर फोड़ दिया था क्योंकि वह उसकी फ्रेंड को परेशान कर रहा था। वह लड़का 3 दिन तक कोमा में रहा था। आध्या का ऐसा किस्सा सुनकर को सब घर वालों का मुंह खुल गया। तभी रंजीत बोला, क्या हुआ अक्षत, कोई परेशानी है क्या। तो अक्षत ने नॉर्मल होते हुए कहा, नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं है। तभी सबने ऊपर देखा तो अथर्व और आध्या दोनों ही फ्रेश होकर आ रहे थे। अथर्व आध्या से बोला, आज भी सीडीओ से मत कुछ जाना। आध्या ने उसे घूरा और चुपचाप नीचे आ गई। तब अक्षत अथर्व से बोला, तो हॉस्पिटल क्यों गया था। तो अथर्व बोला, मैं डॉक्टर डेविड से मिलने गया था। तभी आध्या बोली, झूठ बोल रहा है, ये डॉक्टर डेविड 2 दिन पहले ही न्यूयॉर्क जा चुके हैं। अथर्व ने आध्या को घर कर देखा तो आध्या किया के साथ खेलने लगी। वही अक्षत अथर्व को घूरने लगा। तब अथर्व अपना पेट पकड़कर नाटक करते हुए बोला, दादी दिन कब लगेगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी आयुष बोल, अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो कर पकड़ो, पेट क्यों पकड़ रहे हो। उसके पास उनका ज्यादातर लोग हंसने लगे। तभी अथर्व का फोन बजा। उसने देखा तो प्रिया जी का वीडियो कॉल आ रहा था तो उसने झट से फोन उठाया और बोला, माँ आप कहाँ हो। माँ देखो आपके अर्थ पर कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद सुनकर प्रिया जी हंसते हुए बोली, अच्छा दिखा जरा मुझे उसे अत्याचारी की शक। तो अथर्व ने फोन अक्षत की तरफ कर दिया और बोला, यही अत्याचारी है, माँ मुझ पर शक कर रहा है। ये कितने दिनों से मैं शांत बैठा हुआ हूँ लेकिन फिर भी से चैन नहीं है। ऊपर से हर वक्त गार्डों का पहरा, मैं किसी का क्या ही कर लूंगा। उसकी बात सुनकर अक्सर बिना सोचे समझे बोला, हाँ हाँ, पुणे में आग तो हम लगा कर आए थे। उसकी बात सुनकर बाकी सब लोग चौंक गए पर अथर्व ने अक्षत। तभी अथर्व ने अक्षत आंखें दिखाई तो अक्षत को ध्यान आएगी वह क्या और कहाँ बोल गया। तभी अथर्व बात बदलते हुए बोला, माँ पापा कहाँ हैं। तभी प्रिया जी को हटाकर प्रीतम जी स्क्रीन के सामने आते हुए गाने लगे, हो मेरे बेटे ने पुकारा और मैं चला आया। तभी अक्षत चिढ़ते हुए बोला, पापा बंद किया जी अपना बेसुरा राग, आपने ये गाने की आदत इसे भी लगा दी है, ये भी उटपटांग गाने गाता रहता है। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, पापा आपके पापा नहीं दिख रहे।
है तू दूर से ही। करणवीर जी बोले क्यों लकड़बाग के मेरे बिना मन नहीं लग रहा है क्या तेरा? तो अथर्व बोला सामने आकर चेहरा तो दिखाए। तो करणवीर जी बोले बोल कनखजूरे। अथर्वानी देखा तो अच्छा हंस रही थी उसके नए नामकरण पर। तभी अथर्व बोला मैं सोच रहा था कि कल संडे है तो मैं आ जाऊं क्या आपसे मिलने। सबने अथर्व की तरफ देखा जो बड़ी उम्मीद से फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। तभी करणवीर जी की आवाज आई, सबको सुनाई दी। वह बोले नहीं तुम नहीं आ सकते। बस फिर क्या था? अथर्व कर से चिल्लाते हुए बोला पापा। सब लोग चौंक गए। तभी प्रीतम जी बोले क्या हुआ अर्थ बेटा? तो अथर्व बोला ये बुढ़ाऊ वहाँ कोई गुल खिला रहे हैं क्या? अकेले अकेले। अथर्व की बात सुनकर अक्षत और प्रीतम जी को खांसी आ गई। तो अथर्व बोला कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अचानक यहाँ भेज दिया और एक दिन के लिए भी नहीं आने दे रहे। तो प्रीतम जी अथर्व को शांत करते हुए बोलते बेटा तमीज मत भूला कर गुस्से में। और यहाँ पर पापा कोई गल नहीं मिला रहे, बस वह होम मिनिस्टर के साथ मिलकर किसी नए कानून पर बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं जिसे अपोजिशन पार्टी वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। तुझे यहाँ से दूर रखने का यही रीजन है कि तू पहले की तरह कोई कांड ना कर दे अब आगे। अथर्व वीडियो कॉल पर प्रीतम जी से बात कर रहा था। अथर्व प्रीतम जी की बात सुनकर अब जाकर शांत हुआ और बोला फिर आप लोग आ जाओ यहाँ। तो प्रीतम जी बोले ठीक है हम कल आ जाएंगे तुमसे मिलने। अब खुश। उनकी बात सुनकर अथर्व खुश हो गया और बोला बहुत ज्यादा खुश। ठीक है हम कल मिलते हैं, बाय। अथर्व मैंने फोन रख तो तुरंत मोहन जी बोले पुणे में जो पुलिस चौकी को आग लगाई थी क्या वह तुमने लगाई थी? तो अथर्व बोला देखिए अपने काम से कम रखिए, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो राकेश बोला मतलब क्यों नहीं है? तुम हमारे साथ इस घर में रहते हो तो हमें पता चलना चाहिए कि तुम कब कहाँ और क्यों जा रहे हो, समझे? अथर्व ने राकेश को इग्नोर कर दिया और बोला दादी मुझे भूख लगी है, प्लीज डिनर लगवा दीजिए। तभी रोहिणी वहां आते हुए डिनर के लिए आ जाए सब लोग। सब ने चुपचाप खाना खाया। अक्षत देख रहा था कि सब घर वाले अथर्व को ही घूरते हुए खाना खा रहे थे और अथर्व सबको इग्नोर कर रहा था। वह बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने खाना खत्म किया और तेजी से वहां से चला गया। अक्षत सबसे बोला आप सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे थे? तो रंजीत बोला क्या सच में अथर्वा ने ही उसे चौकी को जलाया था? अक्सर बोला हाँ क्योंकि उसे पुलिस चौकी में हमारे दोस्त धैर्य को बिना किसी गुनाह के दोषी बना दिया गया था और उन्हीं की वजह से वह आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत गलत किया था उसके साथ। तो मीना जी घबराते हुए बोली बेटा सुनने में आया है कि आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है, अगर अथर्व के बारे में पुलिस को पता चल गया तो अक्षत बोला फिक्र मत कीजिए दादी उसे कुछ नहीं होगा, उसकी नज़रों में जो गलत होता है वह गलत ही है, वह कभी किसी को माफ नहीं करता, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम भी क्यों ना हो। अक्षत भी वहां से जा चुका था। तो राकेश बोल देखा आप लोगों ने ये लोग गलत में भी उसका साथ देते हैं, इससे अच्छा तो वह यही रह जाता, काम से कम को मुजरिम तो नहीं बनता। तो रोहिणी बोली आपने या फिर आपके बच्चों ने रहने दिया था उसे यहाँ? सब ने रोहिणी की तरफ देखा। तब वह बोली आपने उसे दिन आदित्य से तो कुछ भी नहीं कहा था, जब उसने उसे पर झूठा इल्जाम लगाया था वह भी तो गलत ही था, तब तो आप कुछ भी नहीं बोले थे। राकेश ने रोहिणी को घर कर देखा तो रोहिणी उसे इग्नोर करके किचन में चली गई। वही राकेश खिसिया कर रह गया। तो रंजीत बोला भैया भाभी भी गलत नहीं है। तो राकेश वहां से जाते हुए बोला सब साथ दो उसका, कल वह जब इससे भी बड़े कांड करेगा तब उसकी आंखें खुल जाएगी। मोहन जी को राकेश की बात सही लगी इसलिए वह बोले हमें कैसे भी करके अथर्व कौन लोगों से अलग करना होगा। उसकी बात पर सब सहमत सिवाय आध्या के। आध्या मन ही मन बोली सब लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, भला क्या गलत किया उसने? किसी निर्दोष को सजा देने वाले को ही तो सबक सिखाया है उसने, वह सब अथर्व को समझते हैं तभी तो वह उनसे इतना प्यार करता है। ये दादी जी भी ये तो है नहीं कि अथर्व से सबको रिश्ते सुधारने को कहे और उसे उन लोगों से अलग करने को कह रहे हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसे आज तक संभाला है, इससे तो वह और भी दूर हो जाएगा सबसे। आज लग रहा है कि यह सब लायक ही नहीं है उसके। वहीं दूसरी तरफ अथर्व करणवीर जी से बात कर रहा था और सॉरी भी बोला उसने। तो करणवीर जी हंसते हुए बोले मैं भी तो तेरे नामकरण करता रहता हूँ लेकिन सबके सामने तुझे मुझसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अथर्व मस्ती करते हुए बोला मतलब अकेले में बुढ़ाओ बोल सकता हूँ है ना? उसकी बात सुनकर वह बोले बिल्कुल नहीं, बना वहां जाकर कान खींच लूंगा। तो अथर्व बोला कल माँ पापा के साथ आप भी आ जाए ना? तो वह बहाना बनाते हुए बोले अभी मैं नहीं आ सकता। अच्छा अब जाओ जाकर सो जाओ। इतना कहकर उन्होंने फोन रखा और मन ही मन बोले मैं जब भी वहां आऊंगा तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मीनल जी भी नहीं।
ये कहकर उन्होंने सामने देखा तो एक संदूक था पुराना सा। उनमें से एक तस्वीर थी जिसमें वह और मीनल जी साथ में खुश नजर आ रहे थे। वह बोले, तुम्हारी खुशी के लिए मीनल मैं तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचूंगा। मैं मेरे अथर्व को तुम्हें भी नहीं दूंगा। अथर्व और अक्षत दोनों अथर्व के कमरे में थे। अथर्व गुस्से में दूसरी तरफ करवट लिए पड़ा हुआ था और अक्षत बार बार उठकर उसके मुंह को देख रहा था कि वह सो गया या नहीं। अक्सर एक बार फिर से अथर्व के ऊपर झुका, तभी अथर्वा ने गुस्से में उसे बीए से नीचे फेंक दिया और बोला, यह क्या कुत्ते की तरह हरकतें कर रहा है? साले, खिड़की भी खोल रखी है, किसी ने देख लिया तो गे समझेगा हमें। उसकी बात सुनकर अक्षत उसे छेड़ते हुए बोला, किसी ने या फिर तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड ने? तो अथर्व बोला, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सुनकर अक्षत बोला, तो फिर कैसा है? तुझे वह पसंद है क्योंकि वह तुझे अपनी जैसी लग रही है, और सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वह तेरी तरह हिंसक प्रवृत्ति की है। अथर्व ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और बोला, मुद्दे से मत भड़का, मुझे समझा तूने अपना ही सदा हुआ मुंह क्यों खोल नीचे। तो अक्षत उसे मनाते हुए बोला, सॉरी ना, हमें भूल गया था कि हम अकेले नहीं है। तो अथर्व बोला, माँ कॉल पर थी, उन्हें समझ में नहीं आया हो तो अच्छा ही है। तो अक्सर बोला, मतलब तो इसलिए गुस्सा है कि माँ को पता चल गया होगा या नहीं? मैं तो सोच रहा था कि नीचे सबको पता चल गया है इसलिए गुस्सा है। तो अथर्व बोला, इन लोगों को पता चले या ना चले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उल्टा अच्छा ही है इन्हें पता चल जाए ताकि मुझे यहाँ रखने का इनका भूत भी उतर जाए। उसकी बात सुनकर अक्सर कुछ नहीं बोला। उसके बाद दोनों ही सो गए। अगले दिन सुबह अथर्व देर तक सोता रहा। अक्सर भी पड़ा हुआ था। नाश्ते के समय वह दोनों ही नीचे आए। अथर्व तो बिना नहाए ही नाश्ता करने लगा, जो राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आध्या नाश्ता करके हॉस्पिटल जाने वाली थी, तभी राकेश उससे बोला, आज छुट्टी कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे आज, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उनकी बात सुनकर आध्या सॉफ्ट होकर बोले, क्या पापा ने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं? वह बहुत खुश लग रही थी। अथर्वा ने राकेश को घर कर देखा तो कुछ सोचते हुए थोड़ा खुश लग रहा था। तभी अथर्व की घड़ी की रेड लाइट जल उठी और डेविल उससे बोला, अर्थ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? तो अथर्व बोला, मुझे तो महा गड़बड़ लग रही है, कहीं बोलोगे इसे अपने साथ तो लेकर नहीं जा रहे? वही आरती और आदित्य को भी लग रहा था कि जरूर कोई बात है। वही आध्या खुश हो रही थी कि शायद उसके पापा उसे अपने के लिए तैयार हो गए हो। अथर्व के अंदर डेविल बोला, अर्थ अगर मेरी डेविल गर्ल यहाँ से गई तो फिर देख लेना। तभी रंजीत की नज़र अथर्व की घड़ी में जल रही रेल लाइट पर पड़ी तो वह बोले, अथर्व ये तुम्हारी घड़ी में रेल लाइट क्यों चल रही है? उसकी बात सुनकर सबने उसे तरफ देखा तो वह लाइट बंद हो गई। अर्थ ने कनकियों अक्षत को देखा जो उसे ही घूर रहा था, तो अक्षत उसे घूरते हुए बोला, ये तो तब सिग्नल लेती है जब तेरा ब्लड शुगर को होता है, अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तभी राकेश बोला, ये तुम सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि इसकी बीमारी ठीक हो गई है। पार्टी वाली रात जब इसका वह शैतान बाहर आया था तब इसकी घड़ी में रेड लाइट चली थी। राकेश की बात सुनकर अक्षत खड़े होते हुए चिल्लाया, क्या? तो अथर्व गुस्से से राकेश को घूरने लगा और मीनल जी से बोल, दादी इस आदमी को समझा दीजिए, मुझे और मेरे मामलों से दूर रहे। फिर वह अक्षत से बोला, और तू ये रेड सिग्नल जब मुझे गुस्सा आता है तब दिखती है ये घड़ी? तो अक्सर बोला, लेकिन अब तो यह नहीं चल रही। उसके बाद सुनकर अथर्व सब पक गया और बोला, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो अक्सर बोला, पहले किस बात पर आया था? तो अथर्व बोला, बाद में बता दूंगा। तो अक्षत वापस बैठ गया। अथर्व राकेश को गुस्से से देख रहा था। सबने ये देखा और फिर उसकी घड़ी को अब तो नहीं चल रही थी। सबके साथ साथ अक्षत के मन में भी सब गहरा हो गया। अब आगे लगभग 11 बजे थे जब आध्या के घर वाले हवेली पहुंचे। राकेश और बाकी सब ने मिलकर उनका स्वागत किया। अक्षत और अथर्व दोनों ही ऊपर अपने कमरे में थे। आध्या खुश होकर अपने पापा के पास पहुंचे। उन्होंने सबके सामने उसे कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद ही बातों में उन्होंने बताया कि कुछ देर में अधिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। वहीं अयोध्या के चेहरे की जो खुशी थी वह निराश में बदल गई। उसने अपनी भरी आंखों से आरती की तरफ देखा तो आरती बोली, पापा यह आप क्या कह रहे हैं? आध्या की शादी अभी नहीं हो सकती। तभी उसकी सौतेली माँ ने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हुए कहा, आरती बेटा, आद्या 25 साल की होने वाली है, तुम कब तक उसे अपने सिर पर बोझ बनकर धोती रहोगी? एक न एक दिन उसे शादी करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? तो आरती बोली, आद्या की शादी अभी नहीं हो सकती, उसका करियर अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में वह शादी करके घर गृहस्थी में सेटल नहीं हो पाएगी और मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। आरती ने हल्के गुस्से में यह बात कही तो उसके पापा बोले ने, आरती बेटा, अच्छे रिश्ते रोज नहीं मिलते और लड़के वाले तो खुद हमारे घर आए थे, इससे मांगने तुम्हारी बहन राज करेगी इस पूरे शहर पर। तो आदित्य बोल, माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन आध्या की मर्जी के खिलाफ यह शादी नहीं होगी।
तभी उसकी सौतेली माँ बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने पहले से ही कोई पसंद कर रखा है। उसकी बात सुनकर आद्या गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली गई। रास्ते में ही वह अक्षत से टकरा गई। अक्षत ने सॉरी बोलने के लिए उसे देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। तो वह बोला, अध्याय क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन अध्यक्ष कुछ नहीं बोलिए और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अक्षत पहले तो अथर्व को बताने के लिए वापस जाने लगा, पर तभी उसने सोचा कि पहले नीचे जाकर देखा जाए कि बात क्या है। अक्षत नीचे आया तो लड़के वाले आ गए थे और आरती के मम्मी पापा दोनों ही उनसे बात कर रहे थे। आरती एक तरफ अपनी सौतेली माँ से बहस करने के बाद गुस्से में खड़ी थी, वही आदित्य उसे आद्या के पास जाने को कह रहा था। अक्सर नीचे आया तो आरती से बोला, भाभी क्या बात है, मैंने आद्या को जाते हुए देखा, वह रो रही थी। तो आरती बोली, वह पापा ने बिना बताया आद्या की शादी के लिए लड़के वालों को बुला लिया है। फिर आदित्य और आरती दोनों ही ऊपर आदित्य के कमरे में चले गए। वही अक्षत भी अथर्व के पास दौड़ा। आद्या कुछ देर रोती रही, फिर एकदम गुस्से में अपने आंखें पूछ ली। वह बोली, बस बहुत हुआ, जब उन्हें कभी मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ा तो वह होते कौन है? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाले, अभी मैं उनसे जाकर कह दूंगी कि यहाँ से चल जाए। तभी आरती और आदित्य दोनों उसके कमरे में आ गई। वह दोनों आद्या को समझने लगे, लेकिन आद्या कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी रोहिणी जी वहां आ गई और बोली, आद्या बेटा, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन नीचे ना आकर अपने पापा की बेइज्जती मत करना। हम सब कह देंगे कि अभी 1 साल तक हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, हम तुम्हारे पापा को भी समझाएंगे। तभी आदित्य भी बोला, हाँ आद्या, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आए तो मुझे इशारा कर देना। तो आद्या ने भी कुछ देर तक सोच और हाँ कह दिया। रोहिणी और आदित्य नीचे आ गए थे। रोहिणी किचन में जाकर राधा की मदद करने लगी चाय नाश्ता बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अथर्व के पास गया जो आंधी में लेट फोन चला रहा था। वह उसे देखकर बोला, अभी तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, फोन चलाते रहना, वहाँ नीचे तेरा घर बसाने से पहले ही उजड़ रहा है। तो अथर्व घूमकर सीधा लेट गया और बोला, क्या बेकार की बातें कर रहा है? तो अक्षत बोला, अबे नीचे तेरी आद्या को देखने लड़के वाले बैठे हुए हैं और उसका आप बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर अथर्व की बहू जुड़ गई। वह उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और जाल वगैरह लगाकर बाल सेट करके बोला, लग रहा ना एकदम हैंडसम। अक्षत ने अपना माथा पीट लिया तो अथर्व ने अपनी अलमारी खोली और एक गन निकाली और उसे साफ करने लगा। वही अक्षत की आंखें फैल गई और वह बोला, गन का क्या करेगा, उसे लड़के को उड़ा मत देना। तो अथर्व बोला, अब बस थोड़ी सी हीरोगिरी झाड़ू लूंगा और कुछ नहीं, चल नीचे। इतना कहकर अथर्व बाहर निकल गया और अक्षत उसके पीछे। वही आरती आद्या को थोड़ा बहुत तैयार करके नीचे ले आए। आद्या ने जैसे ही लड़के को देखा उसकी गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि सामने मुन्ना अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। आद्या ने उसे देखा तो तुरंत आदित्य को देखकर ना में सर हिला दिया। आद्या का रिएक्शन देखा तभी आद्या के सौतेली माँ ने आद्या को उसके पास बिठा लिया और बोली, मंत्री जी, हमारी आद्या थोड़ी शर्मीली है, लेकिन यह आपके बेटे और आपके परिवार को अच्छे से संभाल लेंगी। तभी मंत्री कुछ बोलता उससे पहले अथर्व सीडीओ से नीचे आते हुए बोला, कैसे हो मंत्री जी, यहाँ कैसे आ धमके? मंत्री जी ने जैसे ही अथर्व को देखा उनके मुंह से चाय बाहर निकल आए और कपड़ों पर गिर गई। चाय गर्म थी इसलिए वह उठकर अपने कपड़े झड़ने लगे। वही अथर्व की बात सुनकर राकेश गुस्से में बोला, अथर्व ये क्या बदतमीजी है? अथर्व जिसका ध्यान मुन्ना पर था, राकेश के मुंह से अपना नाम सुनकर वह बेहोश होने का नाटक करते हुए पीछे गिरने लगा और बोला, आही मेरा नाम किसने ले लिया? वही उसका ड्रामा देखकर सब लोग हैरान हो गए। तभी अक्षत ने उसे आगे धकेला और बोला, हर टाइम नौटंकी करनी जरूरी है क्या? तो अथर्व सीरियस होकर सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने फिर से मंत्री से सवाल किया जो अभी भी उसे सॉफ्ट होकर देख रहे थे। अथर्व बोला, बताए मंत्री जी, कैसे आना हुआ यहाँ? सभी घरवाले देखकर हैरान हो गए थे कि अथर्व मंत्री जी को जानता है। वही मंत्री तो उसे वक्त में चला गया था जब एक बार संसद में सामने वाली पार्टी के एक नेता ने कारण बीजी से बदतमीजी की थी और अथर्व ने उसे नेता को ही मार मार कर अधमरा कर दिया था। पुलिस उसे हाथ तक नहीं लगा पाई थी, उल्टा इस नेता को पार्टी से निकाल दिया गया था जिसे अथर्व ने पीटा था। तभी मंत्री का बेटा मुन्ना गुस्से में बोला, ये लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से बदतमीजी से बात करने की? तो अथर्व उसके हाथ को देखकर बोला, तेरा हाथ कैसा है, पट्टी हट्टी नहीं क्या अभी तक? फिर आद्या की तरफ इशारा करके, तुझे पता है इसने तेरे धोखे में कल मेरी गर्दन उड़ा देनी थी, मैं बाल बाल बच्चा और तू यहाँ इस शादी करने चला आया, ये जानते हुए भी कि यह एकदम सनकी छोकरी है। अथर्व की बात सुनकर जहां सब हैरानी से उसे देख रहे थे, वही आद्या उसे खो जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आद्या के पापा आदित्य से बोले, आदित्य अपने भाई को कहो हमारे मेहमान से बदतमीजी ना करें।
तभी वह मंत्री बोला, तुम करणवीर सूर्यवंशी के छोटे पोते हो ना, तुम यहाँ ठाकुरों के घर में क्या कर रहे हो और ये तुम्हें इसका भाई क्यों कह रहे हैं। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, ये लोग मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उसकी बात सुनकर सभी घर वालों ने उसे घूरा तो अथर्व दोबारा बोला, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ किसके लिए आए हैं। तो मंत्री जी बोले, हम हमारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो अथर्व बोला, लेकिन ये लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है ना। काव्या तो आध्या चिढ़ गई और आरती बोली, अथर्व उसका नाम आध्या है। तो अथर्व बोला, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है ना। तो आध्या ने ना में अपना सर हिलाया। तब मंत्री जी बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, आने वाले टाइम में ये भी विधायक के पद के लिए खड़ा होगा और जीतेगा भी, तुम पूरी मुंबई पर राज करोगी। तो आध्या बोली, माफ कीजिए मंत्री अंकल, लेकिन मुझे आपका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आधे के पापा बोले, आध्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर इस लड़के ने तुम्हें भड़काया है। तभी अथर्व जोर से बोला, सब लोग चुप हो जाओ। उसके बाद सुनकर चारों तरफ सन्नाटा सा गया। फिर अथर्व बोला, मंत्री जी, जैसा कि आप सब जान गए हैं कि लड़की नहीं रेडी हो रही आपके बेटे से शादी करने के लिए, तो अब आपके पास 5 मिनट है सिर्फ यहाँ से सैफली निकालने के लिए। ये कहकर अथर्व ने अपनी गन निकलकर सामने कांच की टेबल पर रख दे। तो मुन्ना गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को धमकाने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुन्ना ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया जैसे पट्टी बंधी हुई थी और गार्ड्स को बोला, पकड़ लो इस हराम के पी। तभी अथर्व ने अपनी गन उठाए और उसका हाथ को शूट कर दिया। अगले ही पल पूरा हॉल उसकी चीखों से गूंजने लगा। गोली उसके हाथ के बीचों बीच बने उसे घाव को चीरते हुए निकल चुकी थी, जो कुछ दिन पहले आध्या ने उसे दिया था। मंत्री और उसका पूरा परिवार मुन्ना के पास पहुंचे। बाकी सब लोग बुरी तरह घबरा चुके थे। अब आगे अथर्व के मुन्ना के हाथ पर गन चलाने से सब लोग घबरा चुके थे। वही पहले तो ठाकुर परिवार इसलिए डर गया कि कहीं मंत्री के एक गॉड्स अथर्व को चोट ना पहुंचा दे, और फिर बाद में अथर्व ने गन से मंत्री के बेटे को शूट कर दिया, फिर इसलिए घबरा उठे। वही अथर्व गुस्से में चिल्लाया, मंत्री अशोक चंद्र, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे अब शब्द सुनना पसंद नहीं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, कुर्सी के लायक मुझे तुम नहीं लगता। उसे तुम हाथ पर सब धो चुके हो और अब अपने बेटे से भी हाथ धो बैठोगे, इसलिए यहाँ से 2 मिनट के अंदर निकल जाओ, वरना फिर तेरे पास शादी करने के लिए बेटा भी नहीं रहेगा। अथर्व की बात सुनकर मंत्री तुरंत अथर्व के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, मेरे बेटे को माफ कर दो बेटा, मैं तो बस इसकी पसंद की लड़की से इसकी शादी करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ है। मुझे मेरी खुशी मत छीनो, मैं बहुत ही ईमानदार नेता हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने दादा करणवीर जी से पूछ लो। बाकी मैं वादा करता हूं कि मेरा बेटा अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आसपास तो क्या इस पूरे देश में भी नहीं दिखेगा। मैं इसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा, प्लीज। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बेटे के लक्षण देखकर नहीं लग कि वह तुम्हारी बात मानेगा। अगली गलती माफ नहीं होगी, याद रखना। अब जाओ यहाँ से। मंत्री अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गया। वहीं अथर्व ने अपने गार्ड से मंत्री के गार्डों को भी छोड़ने के लिए कहा, जिन्होंने उन्हें शुरू से ही गन पॉइंट पर रखा था। फिर एक गार्ड ने वहां पर गिरा खून साफ करवाया और बोला, चलिए तमाशा खत्म हुआ। तभी आध्या की सौतेली माँ बोली, देखा, कहा था ना मैं कि जरूर इस लड़की का पहले से ही चक्कर चल रहा है, लेकिन कोई सुन तब ना। उसकी बात सुनकर अथर्व ने गन उसकी तरफ पॉइंट की और बोला, चुप क्यों हो गई, वह तो मैं कर दूंगा हमेशा के लिए, बोलिए। तभी अक्षत ने अथर्व के हाथ से गन छीन ली और बोला, तूने कहा था सिर्फ डराने के लिए गन ली है, सिर्फ चलाई क्यों फिर। तभी आध्या के पापा राकेश से बोले, राकेश जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका ये बेटा इतना ज्यादा बदतमीज और पागल है। अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। उन्होंने आधे का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगे। तभी अथर्व ने आधे का दूसरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आध्या सीधा उसके सीने से आ लगी। और अथर्व बोला, जब आज तक यह आपके लिए मन हो साहब की बीवी की मौत की जिम्मेदार रही है, तो आज कौन से हक से इसे ले जा रहे हैं आप। तभी आरती भी बोली, मैं आज तक आध्या को अपनी बेटी की तरह पाला है, तो उसकी जिंदगी के फैसले भी मैं ही लूंगी, ना कि कोई और। पापा आप भी नहीं। और यश भी उसका साथ देते हुए बोला, आज मेरे लिए भी उतनी ही मायने रखती है जितनी आरती के लिए। तभी आरती के पापा बोले, ठीक है, आज से ये लड़की मर चुकी है मेरे लिए, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, आरती और समीर। अध्याय के आंसू टप टप बरसने लगे। तो अथर्व बोला, तुम क्यों रो रही हो काव्या, तुम्हें पता है ये और यह आदमी राकेश ठाकुर दोनों संधि क्यों बने, क्योंकि यह एक जैसे है, अपनी जिम्मेदारियां से भागने वाले। इन्हें अपनी बीवियों के साथ मजे में करने थे, लेकिन इसके नतीजे से मुंह मारना था। जो जाकर फ्रेश हो, जो कुछ देर में मेरे मन पापा आती ही होंगे। अगर तुम्हें एक पिता का प्यार चाहिए तो मैं और यह चिलगोजा दोनों अपने पापा को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। अथर्वा ने अक्षत की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अक्षत पहले तो चिलगोजा सुनकर मुंह बनाने लगा और फिर हंसते हुए बोला, बिल्कुल आध्या,
उनकी बात सुनकर आध्या मुस्कुरा दी। वही आधे के माँ बाप और भाई तीनों वहां से जा चुके थे और बाकी सब सॉफ्ट होकर सब कुछ देख रहे थे। मोहन जी अथर्व को देखकर बोले, अथर्व ये सब क्या है? तो अथर्व आराम से बोला, क्या क्या था? तो मोहन जी बोले, तुमने मंत्री जी और उनके बेटे को यहाँ से भगा दिया। क्या तुम जानते हो कि इससे वह हमारे परिवार के दुश्मन बन जाएंगे और अगर उन लोगों ने किसी को कुछ कर दिया तो अथर्व बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद मंत्री या उसका कोई चमचा इस हवेली या रहने वाले किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह मेरी द ग्रेट अथर्व की जुबान है, क्योंकि वह जान गया है कि इस परिवार का लिंग मुझे है और वह तो मेरे की यह एक कारनामे का खुद साक्षी है, तो भूल कर भी कोई गलती नहीं करेगा। खैर मेरे मना पाएंगे कुछ देर में, तो उनके सामने इन सब का जिक्र कोई नहीं करेगा। कुछ देर बाद ही प्रीतम जी और प्रिया जी और विराट जी और विद्या जी आ गए। अथर्व उनसे लिपट गया, वह सभी उसे मिलकर बहुत खुश हुए। सब बैठे बात कर रहे थे। आरती सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। तभी प्रिया जी उसे देखकर बोली, तुम अर्थ की भाभी हो है ना, जिसने उसे दिन काढ़ा पिलाया था? उनकी बात सुनकर आरती ने हंसते हुए हाँ कहा। तो प्रिया जी बोली, विद्या दीदी के अलावा आज तक कोई भी यह काम नहीं कर पाया। उसके बाद वह मीनल थी और बाकी सब से मिली। उन्होंने भी रोहिणी को गौर से देखा, फिर अथर्व को। तो अथर्व बोला, माँ आप और पापा आज ही रुक जाए। तो प्रीतम जी बोले, नहीं बेटा, पापा वहाँ अकेले हैं, हम आज ही जाएंगे। तभी विद्या की बोली, यह सब बातें छोड़ और यह बात कि हमारी बहू कहाँ है। उनकी बात सुनकर अथर्व और अक्षत एक दूसरे को देखने लगे और पूरा ठाकुर परिवार उन दोनों को। तो अथर्व बोला, माँ लक्षिता दीदी तो घर पर है। तो विद्या की बोली, हम उसके बारे में नहीं पूछ रहे, हम तो हमारी छोटी बहू के बारे में पूछ रहे हैं। तो अथर्व बोला, है कौन छोटी बहू? उसकी बात सुनकर अक्षत हंसने लगा और बोला, अब मम्मी आध्या के बारे में बोल रही है। उन दोनों की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी हत्या भी चेंज करके नीचे आ गई। तो अक्षत उसे देखकर बोला, आध्या हमारे माँ पापा से मिल लो, ये सब बड़े डेस्परेट है तुमसे मिलने के लिए। तभी याद आने उन चारों को नमस्ते किया। तो प्रिया जी बोली, बेटा हम साथ हैं, तुम्हारे पैर छूकर आशीर्वाद लो ना। उनकी बात सुनकर आध्या चौंक गई और अथर्व की तरफ देखने लगी। तो अथर्व बोला, मैं आपसे किसने कहा कि आपकी बहू है? तो प्रिया जी बोली, क्यों तुझे क्या लगा कि तो हमें नहीं बताया? तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें वंश ने तुम दोनों की वीडियो भेजी थी। उनकी बात सुनकर अथर्व और आध्या दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। और अथर्व बोल, कैसा वीडियो में? तभी विराट जी बोले, ये ले खुद देख ले। अथर्वा ने उनसे फोन लिया और वीडियो देखने लगा। अध्याय और अक्षत के साथ साथ आरती और आदित्य भी देखने लगे। तो वह पार्टी वाली रात का वीडियो था जिसमें वह दोनों नाच रहे थे। तो अथर्व ने अपना असर उठा तो वह पीछे आदित्य से टकरा गया। अथर्व उससे बोला, मेरे ऊपर चढ़ जाओ तुम, मैंने फोन दे देता तब देख लेते। अथर्व को आदित्य से ऐसी बात करते देखकर विराट की शक्ति से बोले, अर्थ बड़े भाई से ऐसी बात करते हैं? उनकी बात सुनकर अथर्वा ने मुंह बना लिया और बोला, वहां सबको गलतफहमी हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रिया जी बोली, नहीं है तो हो जाएगा बेटा, तुम्हारे दादाजी का श्राप जो है। ये कहकर वह हंसती। फिर वह मीनल जिसे बोली, माँ जी अब हमें जाना होगा। उनकी बात सुनकर अथर्व चिल्लाते हुए बोला, इतनी जल्दी फिर आए क्यों थे आप लोग? विराट जी ने उसका कान पकड़ लिया और बोले, नालायक, हम तुम्हें लेने आए थे, हम ललित के यहाँ चल रहे हैं अब आगे। सबकी जाने की बात सुनकर मीनल जी बोली, आप सब खाना खाकर चले जाते। उनकी बात सुनकर प्रीतम जी बोली, नहीं मां जी, ललिता भाभी तो पहले ही हमसे गुस्सा रहती है क्योंकि अथर्व हमारे पास रहता है। वह चाहती थी कि यह उनके साथ रहे, अब अगर हम उनसे मिलकर इधर से ही निकल गए तो बड़ी हरी कोटी सुनाएगी कि उनसे एब्सेंस में हम इसके कान भर कर चले गए। उन्होंने हम सब के लिए खाना बनाया हुआ है, हम तो यहाँ अर्थ को लेने और आप सब से मिलने आए थे, ये शाम को यहाँ आ जाएगा वापस, अब हम चलते हैं। चल अर्थ, उन्होंने कहा। तो अथर्व आध्या से बोल, तुम चलोगे क्या हमारे साथ में? इन सब की शक्ल कब तक देखोगी? पागल हो जाओगी मेरी तरह, इसलिए चलो। अथर्व आध्या को भी खींचते हुए अपने साथ ले गया। जाते हुए आध्या ने आरती की तरफ देखा तो उसने आंखों से ही हाँ में इशारा कर दिया, तो वह खुशी खुशी उनके साथ चली गई। उनके जाने के बाद मोहन जी मीनल जी पर गुस्सा होते हुए बोले, मीनल क्या जरूरत थी अथर्व को भेजना कि ऐसे अलग करोगी उसे उन सब से? तो मीनल जी बोली, मैं उसे किसी से अलग नहीं करूंगी, आपने देखा नहीं मेरा बच्चा कितना खुश था उन सब के साथ, उसने एक बार भी हम में से किसी की तरफ नहीं देखा, वह लगभग भूल
ही गया था कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की खुशी चाहिए, वह जहाँ खुश रहेगा वही रहेगा, मुझे इस बारे में किसी से कोई बहस नहीं करनी। इतना कहकर मीनल जी वहाँ से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद रोहिणी भी बोली, माँ जी सही कह रही है, हमें अर्थ की खुशी से मतलब होना चाहिए, उसे उनसे दूर करने के चक्कर में कहीं हम उसे हमेशा के लिए ना को दे। वह भी वहाँ से जा चुकी थी। इतना कहकर उनकी बात में हाँ मिलाते हुए रंजीत जी ने भी कहा और वह भी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मोहन जी बोले, सबका दिमाग खराब हो गया है, किसी ने नहीं देखा कि उसे सबके सामने एक लड़के पर गोली चला दी। यह सब इन्हीं लोगों की शह का नतीजा है, अगली बार आने दो इन सब लोगों को, मैं इसे साफ साफ बात कर लूंगा। राकेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी आयुष का फोन बजा। उसने देखा तो ध्रुवी की नस का फोन था। उसने बताया कि ध्रुव अचानक बेहोश हो गई है, वह जल्दी से वहां पहुंचे ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। आयुष जल्दी से वहां से जाने लगा। तभी राकेश उसे डूबते हुए बोला, अब तुम कहाँ जा रहे हो आयुष? तो आयुष बोल, पापा वह मेरे एक दोस्त को अस्पताल लेकर जाना है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तभी मोहन जी बोले, तुम्हें अपने दोस्तों की पड़ी है, यहाँ सगा भाई तुमसे दूर हो रहा है, ये तुम सबको नहीं दिख रहा? तो आदित्य बोल, दादाजी प्लीज, हम भी चाहते हैं कि अथर्व यही रहे और हम कोशिश भी कर रहे हैं, फिलहाल हम बाकी सबको नहीं भूल सकते, चलो आयुष मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य उसे वहां से लेकर निकल गया। वह समझ गया था कि प्रॉब्लम किस हो रही है। रास्ते में उसने जब आयुष से बात की तो उसकी आंखें बड़ी हो गई है जानकर कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह लड़की प्रेग्नेंट है। आदित्य आयुष पर चिल्लाते हुए बोला, तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए आयुष? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जब पापा को और बाकी घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? और अगर बाहर यह खबर फैल गई तब हमारे परिवार की बदनामी होगी। तुम्हारी सगाई की खबर पूरे शहर को पता है, पापा इस बच्चे को गिरवा देंगे आयुष। आदित्य की बात सुनकर आयुष बोल, भाई प्लीज इतनी जोर से मत चिल्लाए, और ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अबॉर्शन का टाइम निकल चुका है। अब देखिएगा पापा को हमारे सामने झुकना होगा, वरना मैं भी अथर्व की तरह ये घर छोड़ दूंगा। आयुष ने यह बात गाड़ी से बाहर निकाल कर कही थी। वह दोनों उसे बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए थे। आयुष की बात सुनकर आदित्य ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम दोनों लड़कों का दिमाग खराब हो गया है, हम सब कोशिशें में लगे हैं कि वह हमारे पास वापस आ जाए और अब तुम भी सबसे अलग होने की बात कर रहे हो। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए, हम अभी इस लड़की को लेकर घर जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पापा तुम दोनों की शादी के लिए मान जाए। वह दोनों आयुष के पेट में पहुंच गए। वहां ध्रुवी बेहोश पड़ी थी। आयुष ने नर्स से पूछा कि वह बहस कैसे हो गई, तो नर्स ने अखबार का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, सर मैं मैडम के लिए कुछ फ्रूट्स लाई थी तो इस अखबार में आपकी सगाई की खबर पढ़कर वह बेहोश हो गई, शायद उन्हें इस बात का सदमा लगा है, आप जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चलिए, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। आयुष और आदित्य जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चले गए। आदित्य बहुत परेशान हो गया था, वह यही सोच रहा था कि वह कैसे अपने परिवार को संभालेगा। वही आयुष भी टेंशन में आ गया कि कहीं ध्रुव या उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उसने ध्रुवी से सगाई की बात छुपाई। डॉक्टर ने ध्रुविका का चेकअप किया और फिर आयुष से कहा कि उसे किसी बात का सदमा लगा है, फिलहाल वह ठीक है और कुछ घंटे में उसे होश भी आ जाएगा, लेकिन अब कोई भी झटका को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वह पहले ही शारीरिक रूप से कमजोर है। वह लोग शाम तक अस्पताल में ही रुकने वाले थे। आदित्य ने फैसला कर लिया था कि वह लोग अस्पताल से सीधा घर जाएंगे, इस बात से अनजान कि वहाँ राकेश ने मेहता फैमिली को डिनर पर इन्वाइट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ललित जी के घर पर उपद्रव मचा था। अथर्व कभी अक्षत को परेशान कर देता तो कभी लक्षिता को, लक्षिता तो सबके सामने ही अथर्व के साथ लड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे के बाल को पकड़कर बैठे हुए थे। अथर्व लक्षिता से उसके बाल छोड़ने के लिए कह रहा था, लक्षिता अथर्व से। उन दोनों को देखकर तीनों परिवार हैरान हो गए। वही अध्याय ने उन दोनों भाई बहनों की यह चूहा बिल्ली वाली फाइट देखी तो खुद के बारे में सोचा। वह मन ही माँ बोली, ये दोनों बचपन में भी ऐसे ही रहते होंगे। अथर्व को घर में भाई बहनों और माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो उसने बाहर इन सभी का प्यार ढूंढ लिया। सब कितना प्यार करते हैं इसे, वही मैं ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाई, मैंने तो कभी कोई दोस्त भी नहीं बनाया, वरना मैं इतनी अकेली नहीं होती। वह लक्षिता की आवाज से होश में आई जो उसकी तरफ भाग कर आते अथर्व को उसे पकड़ने के लिए कह रही थी। अध्याय ने हड़बड़ी में अथर्व को पकड़ लिया तो अथर्व संभाल नहीं पाया और आध्या को लेकर नीचे गिर गया। आध्या अथर्व के ऊपर गिर गई। वही सब लोग बहुत भौचक्के से खड़े हो गए। कुछ देर तक वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी अक्षत और लक्ष्य सिटियां करने लगे, जिसकी आवाज से वह दोनों होश में आ गए। तो प्रीतम जी उन दोनों की फोटो खींचते हुए बोले, बूटा यही उम्र है आंखें लड़ाने की। तभी आध्या और अथर्व दोनों एक ही साथ में बोले, जैसा आप सब समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अब आगे
दूसरी तरफ ललित जी के घर पर उपद्रव मचा हुआ था। अथर्व कभी अक्षत को परेशान कर देता है तो कभी लक्षिता को। लक्षिता तो सबके सामने ही अथर्व के साथ लड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़कर बैठे हुए थे। अब आगे लंच का टाइम हो रहा था, इसलिए सब ने खाना खाया। इतनी खुशी आद्या ने पहली बार महसूस की थी। वह भी खाना खाते हुए। हवेली में सब लोग चुपचाप खाना खाते थे। वह तो अथर्व के आने के बाद से माहौल कुछ चेंज हुआ था। उसके बाद सब बड़े लोग अलग और छोटे लोग अलग बैठ गए। ललित जी और प्रीतम जी अक्षत और लक्षिता की सगाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अथर्व की आज की मंदिर के साथ की हरकत बता रहा था। तब लक्षिता बोली, और तो तुझे डर नहीं लगा? अगर पापा को पता चला तो यहीं पर लग जाएगी तेरी। और अच्छा, तुमने सच में उसे लड़की के हाथ में वह फर घुसा दिया था? तो आद्या बोली, दीदी वह मुझे परेशान कर रहा था काफी दिनों से। फिर एक दिन रमेश सर ने उसे देख लिया तो राकेश अंकल को बता दिया। राकेश अंकल बहुत गुस्सा हुए थे मुझ पर उसे दिन। मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आया। अब मैं कोई अबला नारी तो हूँ नहीं कि किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। और वैसे भी सेल्फ डिफेंस में लड़कियां कोई भी एक्शन ले सकती है। तो वंश बोला, क्या तुम उसे मार देती? तो आद्या बोली, जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा जरूर कर देती। उसके बाद सुनकर सब लोग मुंह फाड़कर उसे देखने लगे और अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। अक्षत तभी धीरे से सबसे बोला, देखा है ना, इसी की तरह सनकी। उसकी बात सुनकर सब ने हमें गर्दन हिलाए और अथर्व को देखा। वहीं दूसरी तरफ शाम को मेहता और उसके परिवार वाले हवेली आ गए थे। मोनिका इधर उधर देख रही थी कि उसे अथर्व दिख जाए, लेकिन वह वहां होता तब दिखाई देता। उसे इधर उधर देखते हुए देखकर आरती बोली, क्या हुआ मोनिका, आयुष को ढूंढ रही हो क्या? तो मोनिका झूठी मुस्कान में खेलते हुए बोली, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है भाभी। तो आरती बोली, आदित्य जी आयुष के साथ अस्पताल में उसके किसी दोस्त को देखने गए हैं, आने ही वाले हैं। और अथर्व और अक्षत आद्या के साथ उसके दोस्त लक्ष्य के घर गए हैं, वह भी कुछ देर में आ जाएंगे। आद्या का अथर्व के साथ जाने का सुनकर ही मोनिका की आज की तरह चल उठी। तब वह थोड़ा सकौर देते हुए बोले, आपकी बहन और अथर्व शायद बहुत गहरी दोस्ती, कहीं हमें देवरानी तो नहीं मिल गई? तो आरती बोली, ऐसा नहीं है, वह बस आद्या का मूड कुछ ठीक नहीं था तो अथर्व उसे अपने साथ लेकर आए, बाकी वह अच्छे दोस्तों बन गए हैं। मोनिका नहीं सुनकर कुछ चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी अथर्व का आधा के साथ इतना खुलना मिला। उसे डर सा लग रहा था कि अथर्व कहीं आद्या से प्यार न करने लग जाए, क्योंकि वह अथर्व को बड़े ही अच्छे से जानती थी कि वह कितना जिद्दी और खतरनाक है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर आदित्य और आयुष एक लड़की के साथ आए और जो आकर आदित्य ने सबसे कहा, उसे सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम हो गई थी। प्रीतम जी, प्रिया जी और विद्या जी, विराट जी चारों ही जा चुके थे। अथर्व और अक्षत भी कुछ देर बाद वहां से चले गए। अक्षत गाड़ी चला रहा था और फिर उसकी साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। अध्ययन पीछे बैठी हुई थी। अथर्व उसके साथ चुहलबाजी में लग रहा। अक्सर तुम दोनों की बातें सुन पागल हो गया था। वह दोनों को ही चुप रहने के लिए डांटना लगा था। बात आद्या तो चुप हो गई, लेकिन अथर्व नहीं रुका। तभी रास्ते में ही आजा को पानी पूरी वाले का ठेला देखा तो उसने अक्षत से गाड़ी रुकवाई और लग गई तीनों ही पानी पूरी खाने। आज का दिन उन दिनों के लिए ही बहुत अच्छा रहा। 1 घंटे बाद दिन अभी करना था, इसलिए वह लोग जल्दी वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ घर में सब लोग बैठे बात कर रहे थे। तभी आदित्य वहां पर आ गया। मेहता परिवार को वहां पर देखकर वह हैरान रह गया। वह सच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी सब घर वालों के साथ साथ मेहता परिवार भी चौंकते हुए उठ गया। आदित्य ने पीछे देखा तो आयुष ध्रुवी को लेकर हाल में आ गया था। उन दोनों के गले में ही माला डाली हुई थी। ध्रुविका की मांग में सिंदूर और गली में मंगलसूत्र भी था। देखने से ही लग रहा था कि वह दोनों शादी करके आए हैं। उन दोनों को देखकर राकेश गुस्से में चिल्लाया, आयुष ये सब क्या है? तो आयुष ने कहा, हमने शादी कर ली है पापा, यह वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद सुनकर राकेश गुस्से में आगे बढ़ा और उसने आयुष को खींचकर थप्पड़ दे मारा और बोला, किसकी इज्जत से तुमने सड़क से उठे लड़की से शादी की है? तो आदित्य बोला, यह शादी मैंने करवाई है पापा। तब एक थप्पड़ आदित्य को भी बढ़ा और राकेश बोला, तुम बाप हो इसके? हाँ बोलो, ये तो बेवकूफ़ है ही, तुमने भी इसकी बेवकूफ़ में साथ दिया इसका। तभी आलोक मेहता बोला, राकेश जी यह सब क्या है? अगर आपको बेटा किसी और लड़की के साथ रिश्ते में था तो फिर आपने इसकी सगाई मेरी बेटी से क्यों करवाए? अब उसका क्या होगा? तो राकेश बोल, आलोक तुम फिक्र मत करो, उनके इस नाटक के बारे में अभी कोई नहीं जानता और मैं नहीं मानता इस शादी को, इस लड़की को तो मैं अभी इस घर के बाहर फेंकता हूँ। ये कहकर वह ध्रुविका की तरफ बढ़ा, जिससे वह बुरी तरह से डर गई। तभी आयुष ध्रुविका के सामने आकर खड़ा हो गया और आए इसके सामने आदित्य। सब लोग चौंक गए थे कि आदित्य राकेश के सामने आए इसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया है, जो कभी खुद के लिए भी नहीं लड़ा, जो राकेश की जुबान से निकली हर बात मानता था। राकेश भी उसकी हरकत पर दंग रह गया।
राकेश आदित्य से बोल, तू माचिस लड़की की वजह से मेरे खिलाफ हो गए हो। आदित्य, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो आदित्य बोल, पापा मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। एक को छोड़ दिया था जो आज हमसे ज्यादा किसी और के परिवार को अपना मानता है, और हम उन लोगों को उसे पर हक जताने से भी नहीं रोक सकते, इसलिए आयुष को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो आयुष बोल, पापा और आलोक अंकल आप सबको नहीं पता, लेकिन मोनिका भी मुझसे शादी नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। हम दोनों ने सगाई का नाटक किया था, मैंने तो उसी दिन ही उसे अपने और ध्रुविका के बारे में सब कुछ बता दिया था और कह दिया था कि इस शादी से इनकार कर दे। जिस दिन ये सब रिश्ते के लिए आए थे, इसने भी मुझसे कहा था कि डायरेक्ट शादी के लिए मना नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद ही हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के सामने जाकर इस शादी के लिए मना करने वाले थे। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मोनिका से पूछ लीजिए। आयुष की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और मोनिका को देखने लगे, तो मोनिका ने भी बेमन से हमें सर हिला दिया। अब वह सच में पड़ गई कि अब अथर्व तक वह कैसे पहुंचेगी। आलोक मेहता ने गुस्से से मोनिका को घूर तो राकेश बोला, हम तुम लोगों ने एक बार भी अपने परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। सगाई के वक्त पूरी मीडिया और शहर के जाने माने लोग यहाँ पर थे। इस दोनों परिवारों के बिजनेस पर भी कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सोचा, इस बारे में तुम सब ने नहीं। मेरे परिवार की इज्जत में ऐसे उछलने नहीं दे सकता। इस लड़की को तो मैं अभी यहाँ से निकाल कर रहूंगा। वह फिर से ध्रुविका की तरफ जाने लगे तो आदित्य बोला, वह इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पापा उसकी बात सुनकर एक बार फिर दोनों परिवार बुरी तरह से चौंक गए। तो आदित्य आगे बोला, 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है वह, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ही हम दोनों अब तक अस्पताल में थे। वह बहुत ज्यादा वीक है, उसे प्यार और देखभाल दोनों की सख्त जरूरत है, इसलिए ही मैं आज इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से करवा दी। अब आगे आदित्य के कहने की सी उसने आयुष और ध्रुविका की शादी करवा दी है। राकेश ने गुस्से में आया इसको एक और थप्पड़ रसीद कर दिया और बोला, तुम ये सब करके हमारे परिवार का मान बढ़ा रहे हो। फिर वह मोहन जी से बोल, अब तक खामोशी से बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वह उनसे बोला, देख लिया आप सब ने, सिर्फ इसी वजह से मैं 2 बच्चों से ज्यादा के फेवर मैं नहीं था कभी। यह आजकल की औलाद है, ऐसे ही निकलती है। फिर वह रोहिणी से बोला, और तुम मेरा अर्थ करके इतने सालों से मुझे ताने दे रही थी क्या? जो बच्चे तुम्हारे पास थे उन्हें संभाल भाई, तुम अच्छी परवरिश दी नहीं। तुम अच्छा हुआ जो अथर्व तुम्हारी सानिध्य में नहीं पाल उसके अंदर। मेरी माँ की परवरिश से जो इतनी सालों तक इस घर और मन से दूर रहकर भी वह ऐसी हरकतें नहीं करता। थोड़ा बदतमीजी सही, लेकिन इस परिवार की इज्जत को कभी नहीं उछाला उसने, और इसने इस परिवार के बारे में जरा नहीं सोचा। रोहिणी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह कहती थी क्या पहले उसने अथर्व पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके जाने के बाद बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई। वही राकेश के मुंह से अथर्व का नाम सुनकर ध्रुव का थोड़ा सा चौंक गई, लेकिन फिर उसने सोचा जरूर यह कोई और ही अथर्व है। आयुष ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ को कुछ मत है कहिए। पापा, अगर आपको मुझसे इतनी ही शिकायत हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज से समझ लीजिए कि आपके 2 बच्चे ही हैं। आयुष ने ध्रुविका का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। तभी मोहन जी बोले, तुम कहीं नहीं जाओगे? आयुष तो राकेश बोला, जाने दीजिए इस पापा, यहाँ रहकर हमारा खून जलाने से तो अच्छा ही है। तभी सपना अथर्व की आवाज सुनी। वहां का इतना तनाव भरा माहौल देखकर बोला, अरे लगता है यहाँ सॉलिड एंटरटेनमेंट चल रहा है। ये कहकर अथर्व हंसने लगा। तभी अक्षत ने उसे एक मुक्का जमा दिया और बोला, हर टाइम बकवास मत किया कर। सब लोग उसे घूरने लगे। ध्रुविका और आयुष मोहन जी की बात सुनकर पीछे मुड़ गए थे। अथर्व की आवाज से आयुष तो पीछे घूम गया, लेकिन ध्रुवी अपनी जगह जड़ हो गई। वही आयुष के गले में फूलों की माला देखकर अथर्व वाली राकेश की खुशी का अंदाजा लगा दिया और बड़ा, अरे वह अनवांटेड ब्रदर ने मेरा आइडिया चुरा लिया, मतलब सीधा शादी करके सबको सरप्राइज पर ही नहीं झटका दे दिया। ये तो गजब हो गया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर वह आध्या से बोल, तुम रेडी होना शादी के लिए। उसके बाद सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वही आध्या मुंह बनाते हुए वहां से आगे बढ़कर आरती के पास जाकर खड़ी हो गई और सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी। तभी अथर्व बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा क्या? तो रंजीत अथर्व से बोला, अथर्व तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ माहौल क्या है, थोड़ा तो समझो। तो अथर्व बोला, मैंने किसी को समझने का ठेका नहीं ले रखा, खैर जरा दुल्हन को तो देख लो। बोल कर रहा था, चलते हुए आगे आ गया था और अक्षत पीछे ही खड़ा हो गया। थानी जैसे ही ध्रुविका को सामने आकर देखा तो वह खुद से खुशी और भी बहुत सारे इमोशन के साथ जोर से बोला, ध्रुविका। अक्षत अथर्व के मुंह से धैर्य की बहन का नाम सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंक गया। बाकी सब भी अथर्व के मुंह से उसे लड़की का नाम सुनकर हैरान हो गए।
अथर्व बिजली की तेजी से ध्रुविका उर्फ ध्रुवी के पास पहुंचा और बोला, तुम कहाँ थी अब तक? मैं तुम्हें बहुत ढूंढा था। तुम अथर्व और कुछ बोलता है उससे पहले ही ध्रुवी उसके गले चलेगी और होने लगी और रोते हुए बोली, भैया सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों ने माँ पापा तेरे भाई सबको मार दिया। वह सब मुझे यहाँ अकेले जीने के लिए छोड़ कर गए भैया। वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं वहाँ से भाग लिए कहकर वह और जोर से रोने लगी। वही सब लोग अथर्व और ध्रुविका के बारे में कुछ और गलत धारणा बनाते हैं। उससे पहले ही ध्रुवी के मुंह से अथर्व के लिए भैया शब्द सुनकर सब लोगों के मन में शांति छा गई। अथर्व ने ध्रुवी को खुद से अलग किया और बोला, तुम यहाँ और यह शादी और वह भी इस इंसान से निकालो। ये सब मैं इस शादी को नहीं मानता। ये कहकर अथर्व ने उसके गले से फूलों की माला निकाल कर फेंक दी जो सीधा आयुष के पैरों में गिरी। अक्सर जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, अर्थ पागल हो गया है क्या? उसकी शादी हो गई है अब? तो अथर्व बोला, मैं नहीं मानते ही सारे और ना ही यह घर वाले। और ध्रुव के गले से मंगलसूत्र भी निकलने लगा तो ध्रुवी और आयुष नहीं का साथ उसका हाथ पकड़ लिया और आयुष बोल कि मेरी बीवी है। अथर्व हमारी शादी कोर्ट में भी रजिस्टर करवा दी है हमने। अथर्व ने इसको गुस्से से देखा। तभी ध्रुविका बोली, भैया हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको पता है जब वह लोग मेरे पीछे पड़े थे तब इन्होंने ही मुझे उनसे बचाया था और 2 सालों से मुझे महफूज भी रखा। प्लीज मैं इसे दूर नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनकर पत्थर को बोला, ठीक है मैं इसे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहता हूँ, लेकिन प्यार प्यार तुम भूल जाओ। ये घर और इसमें रहने वाले लोगों को किसी का प्यार नहीं दिखता। यहाँ प्यार के लिए शादी नहीं होती बल्कि बिजनेस डील के लिए शादी होती है। तुम्हें इस घर में वह सम्मान और हक नहीं मिलेगा जो उनकी बड़ी बहू को मिलता है। तुम्हें इस घर जो मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। मैं तुम्हें ललिता माँ के घर छोड़कर आता हूँ, चलो। अथर्व ध्रुविका को खींचते हुए ले जाने लगा। तभी आयुष ने ध्रुविका का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ये कहीं नहीं जाएगी और ऐसे खींचने से पहले उसकी कंडीशन देख लो। तो अथर्व ने गौर से ध्रुविका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ सा लगा। वह बोल, क्या हुआ है इसे? इसके पेट पर सूजन आई है क्या? अथर्व की बात सुनकर आदित्य, रंजीत, अक्षत और भी बात काफी लोगों ने एक साथ अपना माथा पीट लिया। तो अक्सर बोला, पागल लड़की, वह कहना चाहते हैं कि ध्रुविका प्रेग्नेंट है। अथर्व हैरान हो गया। तभी राकेश बोलकर, तुम चाहो तो इस लड़की को मेरे साथ साथ यह पूरा परिवार अपनाएगा और उचित मान सम्मान भी देगा। बस तुम्हारे हमारी एक बात मानी होगी। उसकी बात सुनकर सबके साथ साथ अथर्व का ध्यान भी उसकी तरफ गया था। भी राकेश बोला, तुम बस मोनिका से शादी करनी होगी। उसकी बात सुनकर जहां मोनिका के मन में खुशी की लहर दौड़ गई वहीं आध्या का चेहरा एकदम से उतर गया। दूसरी तरफ आलोक मेहता का दिमाग भी इस तरफ दौड़ गया कि अगर अथर्व उनका दामाद बन गया तो वह गोदाम उन्हें मिल सकता है जो मोहन जी ने अथर्व के नाम पर लिया था। अथर्वानी भी चुपचाप आलोक और राकेश को देखा और तभी उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह कुछ बोलता है तभी उसकी घड़ी के लिए रेड लाइट जल उठी और डेविल मन में बोला, और ऐसा मत करना, मना कर दो ही, तुम्हें फंसा रहा है। अगर मुझे मेरी डेविल गर्ल नहीं मिली तो मैं मंडप के हवन कुंड भी इस लड़की को ही चला दूंगा। हाँ मत करना अर्थ। अथर्व कुछ बोलता है उससे पहले ही अक्षत जोर से बोला, क्या?